कभी ऐसा हुआ, मतलब अगर आप थिएटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, कुछ बैकग्राउंड में या दिमाग में उल्टा पुल्टा हो गया और आप उसको संभाल रहे हैं? एक बार ऐसा हुआ था कि कर रहा था मैं, और मेरे समझ लीजिए तीसरे पेज पे जो मेरी लाइनें हैं, तो वो बोलते बोलते मोमेंट में आपने तीसरे पेज की लाइन बोलने के बजाय 7वें पेज की लाइन बोल दी, तो फिर सामने वाला ये भी कर सकता है कि फिर वो आपसे मजे लेगा कि वो हंस रहा है, भूल गए। पृथ्वी पे पहला शो था और खचाखच भरा हुआ था। फिर आपको पता चलता है कुछ दिग्गज आए हैं ऑडियंस में आपका नाटक देखने, जैसे पीयूष मिश्रा या नसीरुद्दीन शाह। लिटरली आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्यों आ गए अभी तो हम अभी कर ही रहे हैं, 2-4 शो बाद आ जाते। कि जब मिर्जापुर का स्क्रिप्ट आया तो शरद शुक्ला का कैरेक्टर पढ़ते ही क्या लगा? इसकी कास्टिंग हो चुकी थी, हमें ऐसा एक एक्टर चाहिए जो इस चीज को कैरी कर सके और उसका पर्सपेक्टिव और उसका नजरिया और उसकी जो स्टैंडिंग है वो छोटी ना लगे इन सब के सामने। मिर्जापुर के बाद कितना कुछ चीजें बदली हैं आपके लिए काम के मामले में? बदला एक तो ये कि एक क्रेडिबिलिटी जुड़ती है, क्योंकि आपका कोई भी अच्छा काम जब बाहर आता है तो लोग उसे सराहते हैं। आप या कोई भी एक्टर, उसके दिमाग में ये सोच होना चाहिए नहीं कि यार अब इस लेवल से नीचे तो काम करना ही नहीं है। अगर आपने एक तरह का काम किया है तो आपकी ये कोशिश हो सकती है कि अब मैं इससे थोड़ा बेहतर करूं, लेकिन वो बेहतर क्या है आपके दिमाग में क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको कभी डर लगता है फेल होने का? फेल होने का डर सीजन 2-3 लिखा, जिसमें भी आपने लिखा, ये क्या सच है? नहीं, साथ में अपने कैरेक्टर को लिख रहे थे? लिखा तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि लिखा है, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति से अपडेट रहते हैं कि नहीं आप? पंकज जी की बात, सॉरी पंकज जी, क्या याद आ रहा था? आपने बीच में बोला था कि किस्सा बताता हूँ, फिर मैं ध्यान से उतर गया, अभी याद है। पंकज जी, हम आई थिंक वो कैसा लगा आपको हमारा इंट्रो? मजेदार। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे फिल्मोर पर देख रहे हैं। ये मेरा शो सिनेमा कैफ़े है, जिसका 5वां एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो अंजुम शर्मा जी हैं। अंजुम शर्मा जी कमाल के कलाकार तो हैं ही। जब आपने मिर्जापुर देखी होगी तो उसमें शरद शुक्ला का जो इन्होंने किरदार निभाया है वो जीवंत है पर्दे पर। और आज जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फिल्म होगा जिसकी बातचीत आप सुनना पसंद करें या ना करें, वो अलग अलग हिस्से लोगों के हो सकते हैं। पर मेरा मानना है कि एक इंसान को समझना पर्दे के इतर बहुत ज़रूरी होता है। बहुत कुछ हम नया उनके बारे में सीखते हैं, उनसे जानते हैं, उनके प्रोसेस को समझते हैं, उनके एक्टिंग के जो अब तक के काम हैं उसको आप समझ रहे होते हैं कि कितनी मेहनत वो करते हैं अपने काम में, और क्या नया वो सीख कर यहाँ पे आए हैं जिसको सुनकर शायद आपको कोई नई सीख मिले। जो नए लोग इस फील्ड में आने वाले हैं उनके लिए भी ये जो इंटरव्यू होगा वो काफ़ी मददगार होगा। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल। कहाँ से शुरू करें हम लोग? आप देखिए कहाँ से शुरू करना है, या तो शुरू से शुरू करें या बीच में से शुरू करें और उसको ही शुरुआत मान लें। एक तो शुरू से शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए कि जब आप पहली बार स्टेज पे गए थे, वो अनुभव बड़ा प्यारा होता है, या किसी भी नाटक का हिस्सा जब आप रहे हों, उसको जब आप याद करते हैं, मतलब कभी बैठे हो आप और ऐसे याद करें कि हाँ कैसा था ये सफ़र, कब शुरू किया था मैंने, उसके बारे में बताइए। तो वो एक बहुत ही, मतलब मेरे जीवन में ना एक बहुत ही एक स्पेसिफिक माइलस्टोन है वो, कई तरह से, इमोशनली भी और प्रोफेशनली भी। मतलब उसने काफ़ी चीज़ों को पूरा किया था। उससे पहले जीवन में जो चीज़ें हो भी रही थी, मतलब एक तरीके से होता है ना, आपका एक समय आई थिंक सभी के साथ आता है जब आप अपने को खोज रहे होते हो, आप ढूंढ रहे होते हो कि वो एक कौन सी चीज़ है जिसको करने में आप अपना 100% दे सकते हो। 100% देना भी, मतलब हम ये जो जुमला है बहुत अक्सर यूज़ करते हैं कि आपको जो भी काम करो उसको 100% देना चाहिए, लेकिन 100% देना वैसे भी नेचुरली हर जगह हर बार पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। क्या वो चीज़ आपके लिए इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है,
कि आप उसमें अपना 100% लगाना चाहें? क्या वो चीज़ आपके अंदर के अभाव को, जो एक कहीं किसी तरीके का एक खालीपन हो या कोई वैक्यूम हो, उसको पूरा कर रही है, इसीलिए आपके अंदर बिना सोचे समझे ही आपकी जो एफिशिएंसी है वो 100% पे चल रही है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो थिएटर जब मैंने शुरू किया या वो पहला प्ले किया, तो मैं उसी दौर से गुजर रहा था कि 5-6 चीज़ें करी, अलग अलग नौकरियां या ये वो काम। उसके पहले भी मैं आई थिंक इंडस्ट्री में तो एक तरीके से काम करना शुरू कर दिया था, थोड़ा बहुत असिस्टेंट डायरेक्टर था उसके पहले मैं थोड़े समय के लिए, और वो इसलिए क्योंकि कॉलेज के बाद मैंने 1 साल का कोर्स किया था फिल्म मेकिंग के ऊपर। अच्छा। तो वहीं पे जो दोस्त बने उनमें से कुछ दोस्त काम कर रहे थे असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह, तो उन्होंने कहा कि हम ये कर रहे हैं, तुम करोगे? तो वो वैसा शुरू हो गया। बट क्योंकि एक दिलचस्पी एक्टिंग में थी, अभिनय में थी, तो एक रुझान धीरे धीरे पैदा होने लगा कि करना तो वो है। तो फिर एक समय आया जब कॉन्शियस डिसीजन लिया गया कि अब इसके बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना है और शुरुआत करनी है, कहीं से तो करनी है। तो बहुत क्लियर था मैं, बावजूद इसके कि कुछ उस समय के जो लोग थे उन्होंने कुछ लोगों ने प्रैक्टिकल सजेशंस दिए कि भाई तुम ये वर्कशॉप कर लो, फिर वहाँ ऑडिशन दो, ये करो, ऐसा करो। मुझे ये लग रहा था कि नहीं, मुझे अभ्यास से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो थिएटर से ही मैंने शुरुआत की, क्योंकि आई थिंक वो एक्सेसिबल था इन टर्म्स ऑफ फिजिकली, उसी शहर में था, या आप किसी इंस्टीट्यूट में जाइए या आप कुछ ऐसा कुछ करिए। तो मेरे लिए थिएटर, पृथ्वी थिएटर से मैंने शुरुआत की। वहाँ पे मुझे याद है मैं गया और मैं किसी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था वहाँ पे कैफ़े में, और कुछ एक्टर्स जिन्हें मैंने थिएटर देखना शुरू कर दिया था कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं। और जैसे ही मैंने वो प्लेज़, जब मुझे याद है शुरुआती दौर में जो मैंने कुछ प्लेज़ किए देखे, बड़ा ही एक ऐसा अलग इम्पैक्ट था उसका कि यार ये क्या है, मतलब ये आपके सामने एकदम परफॉर्मेंस हो रहा है और आप आप उसे देख रहे हैं, और बहुत ही लाइवली एक्सपीरियंस था वो। किसका शो था वो? वो था 2-3 शोज थे। एक नसीरुद्दीन शाह का प्ले था, मुझे नाम नहीं याद, लेकिन उनका एक प्ले था। दूसरा प्ले मुझे बहुत ही अच्छे से याद है, मकरंद देशपांडे का सर सरला था। और सर सरला उस समय वो अपनी ओरिजिनल कास्ट के साथ करते थे, जो पहली कास्ट थी, अनुराग कश्यप, सोनाली कुलकर्णी और राजेंद्र गुप्ता जी। तो तब वो देखा, फिर उसके वो तो खैर और थोड़ा पहले देखा था, तब तक मैंने खुद एक्टिवली कोशिश करना शुरू नहीं किया था। फिर मैंने नसीर भाई का एक प्ले देखा, सलीम आरिफ के कुछ प्ले थे वो देखे, जिसमें यशपाल जी थे, यशपाल शर्मा। और फिर उससे कुछ सालों बाद जब मेरा खुद इंटरेस्ट पैदा हुआ और मैंने सोचा कि ये करना है, तो हम ऐसे ही एक उसका बहुत कमाल का किस्सा है कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ कैफ़े में बैठा था, पृथ्वी कैफ़े में, और मैंने कुछ 1-2 लोगों को, एक्टर्स को, जिनकी हाल ही में कुछ फिल्म आई थी और जो मुझे बहुत पसंद थी, उन्हें देखा, और वो एक प्ले करते थे। तो मानव थे, वो मानव कौल और कुमुद मिश्रा, और वो आए, और वो आई थिंक उनकी कोई रिहर्सल चल रही होंगी, तो आए और चले गए। तो मैंने जो पास में बैठे थे उनसे कहा, वो शायद उनको जानते थे, उनके साथ कुछ काम भी कर चुके थे, तो मैंने कहा मुझे इनसे मिलना है यार, ये मैंने हाल ही में इनकी एक फिल्म भी देखी है, दोनों की, 1971 नाम की एक फिल्म थी, मनोज बाजपेयी जी भी थे उसमें। तो मैंने कहा मुझे इनके साथ थिएटर करना है, और मैंने 1-2 दिन पहले इनका एक प्ले भी देखा था, कोई शायद पीले स्कूटर वाला आदमी था और बली और शंभू था। तो उन्होंने कहा अरे, मतलब क्योंकि मैं उस दुनिया का हिस्सा नहीं बना था तब तक, तो उन्होंने कहा अरे यार तुम कहाँ करोगे, मतलब तुम तो ऑलरेडी असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हो, थोड़ा बहुत चीज़ें जानते ही हो, तुम थिएटर, तुम्हें अभी शायद शौक पैदा हो रहा है लेकिन तुम करोगे नहीं। छोड़ो। मैंने कहा नहीं यार मुझे मिलना है। तो मैंने थोड़ा इंसिस्ट किया, तो उन्होंने बात कर ली, मैंने फ़ोन पे बात कर ली, उन्होंने मुझे 2-4 दिन बाद बुला लिया, कहा कि आ जाओ। तो मैं गया पृथ्वी पे, पहली बार मैं पीछे से एंट्री की मैंने, और मैं जाके साइड में बैठ गया। तो उनकी रिहर्सल चल रही थी। रिहर्सल के बाद बाहर आए, बातें हुई, क्या करते हो, तो मैंने कहा ये अरे बड़ी, लेकिन बड़ा ही उन्होंने थिएटर करने की जो मेरी
इच्छा थी उसको बहुत ही एक प्रैक्टिकल तरीके से तोला और कहा बड़ा मुश्किल है, और ये मत सोचना कि आओगे और बहुत अच्छा रोल मिल जाएगा नाटक में, दूसरी चीज़ें भी करनी होती हैं, ये भी होता है वो भी होता है। वो शायद परख रहे थे, मानव की बात कर रहा हूँ, कि भाई ये देखें या आए, इनको वाकई में शौक है या यूं ही बस। साल था ये होगा 2009 के आसपास, 2009-2000। सेट डिजाइनिंग से लेके तो सब काम तो करना ही पड़ता है। तो मैंने आधी चीज़ें मुझे पता भी नहीं था, मैंने कहा मैं सब करूँगा, आप मुझे बताइए, मुझे बस इस चीज़ का हिस्सा होना है। तो ठीक है आ जाओ। तो वो एक बड़ी कास्ट का वो एक प्ले तैयार कर रहे थे, कुछ नए, काफ़ी नए लोग थे उसमें, और कुमुद जी भी थे उसमें, सादिया जी भी थी, सादिया सिद्दीकी, और गोपाल जी भी थे, गोपाल दत्त। तो बहरहाल वो थोड़े दिन रिहर्सल हुई उसकी लेकिन कास्टिंग होने से पहले ही वो नाटक थोड़े दिन के लिए रोक दिया गया, क्योंकि आई थिंक उस साल ये बात होगी साल की शुरुआत की, और उस साल के अंत में जब पृथ्वी फेस्टिवल होता है तो म्यूज़िकल थीम था, तो उन्होंने ये तय किया कि ये क्योंकि म्यूज़िकल भी है प्ले, तो इसको हम तब करेंगे, अभी रोक देते हैं। फिर उन्होंने एक दूसरा प्ले शुरू किया जो कि बहुत ही कम कास्ट का था, 4-5 लोग थे, इल्हाम नाम का। और फिर हम कभी कभी जाते थे रिहर्सल में, देखते थे कि कैसे हो रहा है, कैसे बन रहा है नाटक। तो खैर वो हुआ, और कुछ 5-6-7 महीने बीत गए, और फिर 2-3 महीने फेस्टिवल ओपन होने से पहले फिर से सबसे संपर्क किया गया। कुछ जो पहले थे उस नाटक में वो रहे, वापस आ गए, कुछ लोग बदल गए, और फिर एक नए सिरे से वो चीज़ शुरू हुई। और वो पूरा प्रोसेस जिसमें मतलब बड़ा जूझना पड़ा पहले तो, क्योंकि काफ़ी वैसे देखा जाए तो एक कठिन चीज़ें होती हैं, प्रोसेस रहता है, क्योंकि आपको बार बार चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक दिन हो सकता है कि पहले दिन आज आप कुछ कर रहे हैं और आपको किसी सीन में, परफॉर्मेंस में कोई एक चीज़ मिल जाए, लेकिन कल वो चीज़ ना मिले, या वही चीज़ आप बार बार करते रहें तो वो बोरिंग, एक मोनोटनी होने लगती है। तो आपको हर दिन अपने लिए कुछ ना कुछ एक चीज़ इंटरेस्टिंग बनानी पड़ती है। आप अभ्यास करते हैं, वो एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट की तरह है कि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, और आज के एक्सपेरिमेंट के बाद जो अच्छा लगा आपको या डायरेक्टर को, वो चीज़ आपने रखी, बाकी सब भूल गए। उसके बाद अगले दिन फिर से आपने कुएं में छलांग लगाई और फिर कुछ नई चीज़ें बटोरी, और फिर जो अच्छा लगा उसको रखा, बाकी सब भूल गए। ऐसे करते 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 आपके पास कुछ चीज़ें इकट्ठी होती हैं उस पूरे प्रोसेस में, जिसे आप करीब करीब जब आपका नाटक और आपका वो चीज़ तैयार होने लगती है और आप शो के नज़दीक होते हैं, तो आप फिक्स करना शुरू करते हैं कि अब ये चीज़ फिक्स कर देते हैं, ये परफॉर्मेंस में ऐसे करूँगा, यहाँ पे ये हंसेगा। मैं एक समझने के लिए इन चीज़ों का उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है। आपने एक लाइन कैसे बोली है, आपका मूवमेंट क्या है, आप क्या फील कर रहे हैं, कोई भी चीज़, इमोशनल, फिजिकल, कपड़े क्या होंगे, कैसे करेंगे, कुछ भी हो सकता है। करते 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 आपके सामने वो पूरा आकार आपको दिखने लगता है कि अच्छा ये किरदार क्या है, ये क्या कर रहा है, इसकी पूरी कहानी क्या है, उसका जो एक इमोशनल फ्लो होता है वो क्या होगा, इस सीन में ये ऐसे शुरुआत होगी, यहाँ पे ये होगा और अंत तक ऐसा रहेगा। तो वो पूरा प्रोसेस जब आप पहली बार कर रहे होते हो तो आप उसमें बहुत सब्जेक्टिव होते हो। तो जो चीज़ आप जूझ भी रहे हो उससे, क्योंकि अब आपको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, तो आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप परेशान भी हो रहे हो, वो सब हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें होते 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 जिस दिन जब वो प्ले तैयार हो गया और हम जिस दिन शो कर रहे थे, मुझे अभी भी याद है कि कई चीज़ें बहुत बदलती हैं। तो पहले जब आप रिहर्सल करते हो, भले आप स्टेज पे कर रहे हो, शो करने से 3-4 दिन पहले, तो आप खाली ऑडियंस, खाली थिएटर में आप करते हो, तो आप खाली कुर्सियाँ हैं, तो आप बेसिकली आपके पास कोई बाउंस बोर्ड नहीं है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। अगर कुछ लोग आपके कुछ दोस्त बंधु वगैरह कुछ आए हैं, 4-5-10 लोग बैठे हैं, तो कहीं कोई रिएक्शन, कहीं कुछ आ गया, बाद में बातचीत हो गई। जब आप शो ओपन करते हैं तो ऑडियंस खचाखच भरी होती है थिएटर में, और वो एक एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि अरे ये क्या हो रहा है, मतलब हर लाइन पे, हर शब्द पे एक जीती जागती ऑडियंस है जो उसी समय रिएक्ट कर रही है। तो उससे एक तालमेल बनाना भी एक बहुत ही एक अलग चीज़ होती है। तो वो धीरे धीरे बनता है, फिर आप ये एहसास करते हैं, देन यू स्टार्ट सेंसिंग योर ऑडियंस, कि आपने अभी एक लाइन बोली और ऑडियंस के पास वो लैंड हुई और वो अभी रिएक्ट कर रहे हैं,
तो आपको एक 1/10 ऑफ अ सेकेंड में आप रुकते हैं कि वो एब्जॉर्ब कर लें, हंस लें, या अगर हल्का सा ये भी अगर करना है तो उनको मौका दें और फिर आप आगे बढ़ें। तो अपनी परफॉर्मेंस को फिर आप धीरे धीरे सीखते हैं कि आप कैसे उसे पकड़ के चलते हैं। सिर्फ निकल नहीं जानी चाहिए वो आपसे कि निकल गया, ये सीन कर दिया, ये मोमेंट हो गया। आप उसे पकड़ते हैं, रिलीज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें इतनी कमाल की हो रही होती हैं आपके साथ, और जब पहली बार होती हैं तो मज़ेदार होती हैं। तो पृथ्वी पे पहला शो था और खचाखच भरा हुआ था। फिर आपको पता चलता है कुछ दिग्गज आए हैं ऑडियंस में आपका नाटक देखने, जैसे पीयूष मिश्रा या नसीरुद्दीन शाह, ऐसे दिग्गज जिनके नाम से ही कि ये लोग आए हैं आपका नाटक देखने, आप ऐसे हो जाते हो, थर थर काँपने लगते हो कि अरे भैया क्यों आए हैं। मतलब लिटरली आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्यों आ गए, अभी तो हम अभी कर ही रहे हैं, 2-4 शो बाद आ जाते। तो ये पहली बार ही होती हैं ये चीज़ें। फिर उसके बाद तो वो रहा, और जब स्टेज पे मुझे अभी भी याद है, मैंने विंग से मैं बाहर आया और मैंने कदम रखा। मुझे एक्चुअली वहाँ 2 लोग ऑलरेडी बैठे थे स्टेज पे, और मुझे आके किसी एक पॉइंट पे वो बातचीत कर रहे थे, और मैं एक पॉइंट पे आके रिएक्ट करता हूँ, शायद हंसता हूँ उनकी बात पे, और फिर मेरी एक लाइन है। तो जैसे ही मैंने स्टेज पे कदम रखा, और मैं ये कम से कम आई थिंक 1.5 महीने से ये चीज़ करता था, और मैंने रिहर्सल हॉल में भी ये चीज़ें की, फिर हमने जब स्टेज पे रिहर्सल किया तब भी किया। जिस दिन शो में मैं आया और मैंने उनको देखा और मैं बोलने लगा, और अचानक से मैंने देखा 200 लोग सामने, और वो 1 सेकेंड में आपको लगता है कि जैसे कि कुछ 200 साल बीत गए हो टाइप्स, या आपको लगता है ओह इतने सारे लोग, और फिर आप वापस आते हो उसमें। तो वो चीज़ कमाल, और आपको एहसास होता है कि आपके ठीक सामने 200 लोग सांस ले रहे हैं। और पृथ्वी का एक्चुअली ऐसा भी है कि पृथ्वी क्योंकि बहुत ही एक इंटीमेट थिएटर है, एम्फी थिएटर टाइप है उसका पूरा सेटअप, तो आप सेंस कर सकते हो ऑडियंस को बहुत करीब से। प्रोसीनियम में थोड़े दूर होते हैं लोग, तो वो सारी चीज़ें, फिर लोगों की प्रतिक्रिया, उसके बाद जो लोग पीछे आते हैं, खासकर जैसे मैंने दिग्गजों का नाम लिया, जो थिएटर से जुड़े हैं, जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो आते हैं, वो अपना अगर कुछ अच्छा लगा तो अप्रिशिएट करते हैं। कुछ चीज़ें अगर आपको उनको बतानी होती है क्रिटिकली तो चुनते भी तो हैं कई लोग वहाँ से। हाँ, चुनते भी हैं, और वो चुनने का एक अलग ही वो फिर आप एंटिसिपेट करने लगते हो, क्योंकि कुछ ऐसे इंस्टेंसेस जब हो जाते हैं, आप सुनते हो कि अरे एक दिन रामू जी आए थे, राम गोपाल वर्मा आए थे, और उन्होंने देखा और वहाँ से वो एक्टर चुन के ले गए जंगल में, और फिर ये हो गया, और कई सारे लोग और भी, क्योंकि आपको पता चलता है कि रेगुलर ये दिमाग में रहता है, मतलब रहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा कहीं ना कहीं रहता था, इनिशियली तो रहता है। क्योंकि क्या है ना, जब आप नए होते हो तो आप कई चीज़ों में नए हो, आप अपने काम करने में नए हो, सीखने में नए हो, और आपका नज़रिया भी अभी, परसेप्शन भी अभी बन रहा है। धीरे धीरे आप सेटल होते हो कि आप अपने काम को करने में जो मज़ा है वो आप ले रहे हैं, और लोगों का देखना, किसी डायरेक्टर का देखना, किसी ऑडियंस का देखना, और उसके देखने से जो एक चीज़ पैदा होगी, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी है या वो कोई एक क्रिटिसिज्म है, ये सब उसके बाय प्रोडक्ट है। वो दूसरे तीसरे पड़ाव में आते हैं। तो पहले पड़ाव में उस चीज़ का इम्पैक्ट ना हो, ये धीरे धीरे आप सीखते हैं, और वो धीरे धीरे फिर आपके अंदर आता है। लेकिन इनिशियली हाँ, मतलब क्योंकि आपने ऐसे किस्से भी सुने हैं कि आपकी रेगुलर किसी नए प्ले की ऑडियंस में होते हैं सुधीर मिश्रा जैसे दिग्गज, और अनुराग कश्यप या तिग्मांशु धूलिया, राम गोपाल वर्मा, और कई और ऐसे लोग। और जब ऐसे तमाम किस्से हैं, तमाम चीज़ें हैं, जब ये सभी लोग या और कई लोग जब अपनी किसी बड़ी फिल्म की कास्टिंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो थिएटर की तरफ रुख करते हैं, और उन्होंने किया है, तो एक आपका एक एंटिसिपेशन एक वो बन जाता है। लेकिन फिर वो धीरे धीरे आप उस चीज़ में और ज़्यादा परिपक्व होते रहते हैं। तो कभी ऐसा हुआ, मतलब अगर आप थिएटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, आपने जाना है, परफॉर्मेंस देनी है, और या फिर आप परफॉर्म कर ही रहे हैं, कुछ बैकग्राउंड में या दिमाग में उल्टा पुल्टा हो गया और आप उसको संभाल रहे हैं, वो उस समय मनोदशा क्या रहती है? अरे ये तो मतलब होता ही है सभी के। हाँ, हुआ भी है, और लोग और किस्से भी सुने हैं कि बड़े बड़े लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, ऑडियंस के सामने चलते शो में,
कि अचानक आप ब्लैंक हो जाते हैं। ब्लैंक हो जाना एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो कई बार सुनी भी है और खुद के साथ तो एक आध बार हुआ है, लेकिन हाँ लाइन ऊपर नीचे ज़रूर हुई है कि आप मुझे याद है एक बार हम लोग जब धीरे धीरे थोड़ा पहले तो आप बहुत एकदम फिक्स जो आपसे कहा जाता है जो लाइनें हैं आपकी, आपके जो मूवमेंट है आप वही रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करने का आप खुद को ही स्कोप नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत अभी आप धीरे धीरे पहले कर लीजिए। और फिर मेरा आज के समय में ये बहुत मतलब मानना है कि आप इम्प्रोवाइजेशन एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। पहले जो लिखा हुआ है, जो कहा गया है, जब आप उसको बहुत अच्छे से कर लें और वो आपका सेकंड नेचर बन जाए, फिर आप इम्प्रोवाइज तक जाइए। क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप ये कह रहे हैं कि जितना लिखा गया था, जितना बताया गया था, उसको मैं काफ़ी अच्छे से कंठस्थ कर चुका हूँ, अपना चुका हूँ, और अब मेरे पास कुछ नया भी है जोड़ने के लिए। तो उसमें थोड़ा वो तुरंत आप नहीं जोड़ सकते, उसमें थोड़ा समय है। तो इसलिए इम्प्रोवाइजेशन एक जिम्मेदारी वाला काम है जो थोड़ा समय बाद ही आना चाहिए। अनुभव भी तो मतलब बहुत चाहिए ना। बहुत अनुभव चाहिए, आपकी समझ होनी चाहिए कि यार आप टेक्स्ट को समझने लगे हैं, अब आप इतनी बार उसको कर चुके हैं कि आपके अंदर का वो किरदार बहुत ही अच्छे से उसके अंदर घुल मिल गया है। तो अब आप उसकी एक नई गलियां, उसकी नई पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं और कर सकते हैं, तो वो है इम्प्रोवाइजेशन। तो मकरंद देशपांडे के साथ जब मैं थिएटर करता था तो उनके साथ तब तक थोड़ा कुछ साल बीत गए थे और मैं काम करने लगा था, और उनका काम करने का तरीका बहुत अलग भी है। वो बहुत ही मोमेंट, उनका पूरा जो फोकस रहता है वो मोमेंट में आप कितने जीवंत हैं, इसके ऊपर ही उनका पूरा क्राफ्ट बेस्ड रहता है। कई चीज़ें आप करते हो अपनी चीज़ों में, किरदार में, कैरेक्टर में, चाहे आप क्राफ्ट आपका बहुत कुछ होता है, लेकिन उसका मूल जो तत्व है, जो उसका केंद्र होता है, वो रियलिज्म होता है। और आप उस मोमेंट में कितने जीवंत हैं, कितने लाइवली हैं, उस पर ही उनका आधार रहता है। तो ऐसे ही हम एक नाटक करते थे जिसमें मैं और मैक्स सेकेंड हाफ में स्टेज पे सिर्फ हम दोनों ही होते थे। तो उसमें हमारे पास स्कोप होता था और वो करते भी थे, और तब तक मैं भी करने लगा था। हम एक चीज़ के ऊपर बात करते थे, तो कई बार हम वो भी बातें करने लगते थे जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है लेकिन स्क्रिप्ट में नहीं है, पर चल रहा है। और वो करंट अफेयर भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है सोसाइटी में और वो लिंक्ड है इस समय इससे, चाहे वो सोशल रेलेवेंस हो उसका, चाहे कोई भी दूसरी चीज़ हो, तो उसका हल्का सा एक रेफरेंस लेके और वापस आ जाना टेक्स्ट में। तो ये हम लोग मतलब ये किया है 2-4 बार। और जो आपने कहा कि भूल गए, वो अचानक से कई बार क्या होता है कि आप बोलते आप रहते हैं। और एक बार ऐसा हुआ था कि कर रहा था मैं, और मेरे शायद समझ लीजिए तीसरे पेज पे जो मेरी लाइनें हैं, और तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में भी उसी तरह की कोई लाइन है। तो वो बोलते मोमेंट में आपने तीसरे पेज की लाइन बोलने के बजाय 7वें पेज की लाइन बोल दी, और आपने बोल दिया। और वो उस समय मतलब ऐसा नहीं है कि वो सामने वाला उसको सुन के चौंक गया है, क्योंकि वो रेलेवेंट है, वो वैसी ही बात है जो अभी आप कर रहे हैं। वो दोनों बातें कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, लेकिन वो आनी थी इस ऑर्डर में कि पहले ये आएगी, फिर ये सब होगा। और 7वें पेज पे भी जो आप समझ लीजिए कम से कम 15-20 मिनट बाद आप वहाँ तक पहुँचेंगे, जो सेम बात होगी लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट कुछ और होगा। तो आपने सीधा जंप कर दिया और आपने बोली वो लाइन, मैंने वो लाइन बोली, और सामने वाले ने रिएक्ट भी कर दिया। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ ये तो मैं जंप कर गया हूँ इतने आगे, और अब ये सारा जो बीच का मैटर था वो कैसे आएगा। तो फिर और ये इतनी देर में ये होता है, आप मतलब ये आई थिंक 1-1.5 सेकेंड 2 सेकेंड की बात होती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि 2 घंटे बीत गए क्या, क्योंकि वो एक पिन ड्रॉप साइलेंस होता है आपके दिमाग में कि ओहो ये गड़बड़ कर दी है। और फिर क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें परफॉर्म भी हो रही हैं, बाकी सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। फिर आप पॉज लेंगे, फिर क्योंकि तब तक ये हो जाता है, एक्चुअली उसका मज़ा भी आता है, आप तब तक फिर ये हो जाता है कि आप होल्ड कर सकते हैं मोमेंट, तो और ऑडियंस को तो नहीं पता है। हाँ। तो आपने भूल गए, फिर आपने कहा हम समझ गए ना आप, फिर आपने कोई प्रॉपर्टी उठा ली। और उस दिन भी मैं ऐसा ही कुछ कह रहा था, और आप सोच रहे हो कि बोलना क्या है, चल रहा है दिमाग में। और फिर ये करते करते तब तक आपने कहा ठीक है। और सामने वाला अगर एक्टर
अगर सिचुएशन ये संभल गई है और दोनों को समझ में आ गया है कि हाँ यार ठीक है, हम संभाल लेंगे इसको, तो फिर सामने वाला ये भी कर सकता है कि फिर वो आपसे मजे लेगा कि वो हंस रहा है, भूल गए फिर आपको भी हंसी आने लगती है, फिर आप अपनी हंसी भी छुपा रहे हैं। अगर इंटेंस सीन है तो फिर आपको भी हंसी आ रही है कि देखो भूल गए, फिर आप कुछ हंसी ऐसे छुपाएंगे, फिर करते करते किसी तरीके से आप उस बात को वहाँ लेके आएंगे कि अच्छा चलो अब आ गए क्यू पे, अब ये बात हो गई, अब यहाँ से हम दोबारा उसी ऑर्डर में चलेंगे। तो ऐसा हुआ है 1-2 बार। तो लेकिन हाँ, बड़ा आप पता नहीं, अच्छा एक डर हमेशा रहता है और ये मैंने बड़े बड़े लोगों से भी सुना है कि एंट्री ना भूल जाए आदमी। अगर आपकी कुछ लगातार एंट्री एग्जिट्स हैं, 5-6-7-8 एंट्री हैं, तो एंट्री भूल ना जाए और सही समय पे एंट्री हो जाए, ये बड़ा वो रहता है। मतलब ये मुझे भी म्यूजिक चल रहा है, लाइव म्यूजिक परफॉर्म हो रहा है, मतलब जो भी सीन के हिसाब से जो बैकग्राउंड बीजी होगा वहाँ पे फिर एंट्री। हाँ, मतलब लाइन है किसी एक समय पे। होता क्या है ना कि आप टेक्स्ट में, कभी कभी नाटक में जब आप सुन रहे होते हैं पीछे से विंग से, तो होता है कभी कभी आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप सब्जेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि आपको बतौर एक्टर आप ऑब्जेक्टिव है ना, आपको ऑब्जेक्टिविटी भी आप मेंटेन करते हैं एज एन एक्टर कि मैं इस कहानी में, इस किरदार में मैं हूँ, तो मैं यहाँ हूँ और ये यहाँ है, और फिर वो कहीं ना कहीं जुड़ती हैं चीज़ें। तो आप जब आप नाटक सुन रहे हैं तो उसमें चल रही है कहानी, अब आपके सामने चल रही है, आप पीछे सुन रहे हैं, तो आप भी थोड़ी देर के लिए ऑडियंस हो जाते हैं, और ऑडियंस में आपके दिमाग में वो चीज़ थोड़ी देर के लिए ऑफ हो सकती है कि अरे इस 5वीं लाइन पे तो मेरी एंट्री है। तो इसलिए आपको बार बार वो अंदर बार करते रहना पड़ता है कि इतने भी आप इन्वॉल्व ना हो जाएं कि आप यही भूल जाएं कि अरे इस लाइन पे तो मेरी एंट्री थी। एक चीज़ है कि जब भी मतलब मेरे लाइफ में थिएटर जो है वो कुमुद मिश्रा या सुब्रज्योति भरत, यही 2 लोग हैं जो लेकर के आए। मैंने पहला शो इन्हीं का देखा। कौन सा? स्मोक था। हाँ, धूम्रपान। हाँ, दिल्ली में देखा। नो स्मोकिंग नाम था शायद। स्मोक था। हाँ, स्मोक, करेक्ट। तो आकर्ष का था वो, आकर्ष खुराना ने प्रोड्यूस किया था। हाँ, और मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं घनश्याम लाल सर, तो उन्होंने ही वो टिकट्स वगैरह सारी अरेंज की थी। वो देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि यार अब ना फिल्मों में वो मज़ा मुझे नहीं आ रहा देखने में जो मुझे सामने से चीज़ों को देखने में आ रहा है। और इस बीच और भी कई सारे मैंने देखे, कॉमेडी देखा, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में सांप सीढ़ी का शो था, वो हमने देखा। वो पूरा जो सेट था वो पुराने ज़माने के, मतलब आद्यम का था। सुमित ने डायरेक्ट किया वो, ये वो था क्या? नहीं, सुमित व्यास। हाँ, शायद उसने डायरेक्ट किया है। डायरेक्ट शायद सुब्रज्योति भरत ने किया। हाँ, करेक्ट। वो दोनों एक्टर थे उसमें। हाँ, वो दोनों एक्टर प्ले कर रहे हैं, और कमाल का सेट, सब चीज़, साउंड वगैरह हर चीज़। उसको आप देखें, मतलब आपने किया है, मैंने थिएटर नहीं देखा आपका, लेकिन जब भी दिल्ली में अगर कभी आप आएंगे, क्योंकि मैं बॉम्बे वाला तो हूँ नहीं, लेकिन जब भी आएंगे तो वो पक्का मैं देखूँगा। लेकिन वो देखने के बाद बस चाहिए, और मैं कल फिर जा रहा हूँ यहीं देखने, टाटा वाली में हो रहा है ना। अच्छा, तो शानदार शो है। आपने देखा है वो? नहीं, मैंने नहीं देखा। देखना चाहिए। लेकिन मेरी मुझे पता है क्योंकि शुभ्रो से तो मतलब शुभ्रो, कुमुद जी, ये सब, सुमीत, इन सब के साथ जैसा मैंने बताया, जब शुरुआती दौर में काफ़ी काम किया। शुभ्रो के साथ तो मिर्ज़ापुर में भी काम किया था। तो इनफैक्ट जब आपके बाबूजी थे। हाँ, सतीश शंकर शुक्ला। तो शुभ्रो जी इनफैक्ट हम लोग अभी पिछले महीने मिले भी थे कहीं पे, तो कह रहे थे भाई अंजुम एक नाटक तो पकड़ो यार एक नाटक तो चलते रहना चाहिए साइड में। तो मैंने कहा भी था कि मैंने कहा हाँ मैं करूँगा, देखो मैं बोलूँगा तुम्हें, फिर ये मत बोलना कि मैं यहाँ बिजी हूँ और वहाँ बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। देखो मैंने कहा नहीं करेंगे, मेरा मन है, करता हूँ, आप बताइएगा अगर कुछ हो तो शुभ्रो जी के साथ। शुभ्रो तो मतलब मैंने जब बताया कि मतलब मुझे नहीं पता, शायद कितने लोग जानते हैं या आप जानते हो, शुभ्रो जी जब हमने प्लेस करना शुरू किया, शुभ्रो जी थिएटर में वो सिंगर भी बहुत अच्छे थे। मतलब शुभ्रो ज्योति की कास्टिंग इस वजह से भी होती थी कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, और अगर किसी प्ले में एक्टर को गाना भी गाना है स्टेज पे खड़े होके, और स्टेज पे खड़े होके गाना गाना मतलब आपकी बुलंद आवाज़ होनी चाहिए, तो उनकी कास्टिंग उस वजह से भी होती थी क्योंकि वो गाते बहुत अच्छा था स्टेज पे। तो
तो क्या सवाल क्या था आपको, मैं भूल गया। सवाल थोड़ी ना था, तो बातचीत हम लोग कर रहे थे। तो हाँ मतलब वो लोग बहुत ही तो कुमुद जी जैसे उस प्ले में ही थे। उसके बाद भी हमने एक प्ले किया जो सुमीत ने ही डायरेक्ट किया था। तब सुमीत व्यास जो है उसने डायरेक्ट किया था। 4 कहानियाँ थी। नमक मिर्च नाम का एक प्ले था जिसमें एक कहानी मैं करता था, एक कहानी कुमुद जी करते थे, एक कहानी गोपाल जी भी करते थे, गोपाल दत्त, और एक कोई और करता था। तो 4 कहानियाँ थी, उर्दू पे बेस्ड थी, पुरानी। तो हाँ बड़ा मज़ा आता था। जब मिर्ज़ापुर का स्क्रिप्ट आया तो शरद शुक्ला का कैरेक्टर पढ़ते ही क्या लगा कि मतलब ये क्या मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा बढ़िया से जस्टिफाई कर सकता हूँ इसको, या बढ़िया निभा सकता हूँ, या कुछ और दिमाग में था, कोई और कैरेक्टर को लेकर के भी आपका था कि मैं ये भी कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं था। मतलब सीज़न 1 की जब कास्टिंग हो रही थी तो 1-2 क्योंकि जो कास्टिंग कर रहे थे उनसे रोज़ का मिलना, उठना बैठना था, तो ये पता चल जाता है कि अच्छा इसमें ये कैरेक्टर है, एक कॉप है, एक नया एक लड़का है, मुन्ना है, तो आपका ये होता है कि यार इसमें हम ऑडिशन कर सकते हैं क्या, उसमें कर सकते हैं। लेकिन फिर पता चला कि वो एज वाइज, लुक वाइज वो चीज़ मैच नहीं हो रही है, तो वो वहीं पे ख़त्म हो गई। फिर जब उन्होंने सीज़न 1 में ही आई थिंक ये कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना था, तो इसकी कास्टिंग हो चुकी थी। तो डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने फिर आई थिंक क्योंकि उनको शायद एक अंदाज़ा था कि सीज़न 2 में किस तरह से ये किरदार हो सकता है आगे, या 3 में, तो उनको पता नहीं उनको क्या लगा होगा, उन्होंने सोचा होगा कि मतलब बेसिकली जो मुझे बताया है डायरेक्टर ने, गुरु ने या प्रोड्यूसर से जो मुझे पता चला वो ये था कि दे वांटेड समबडी कि सीज़न 1 में ही आपके पास बड़े एक्टर्स हैं, पंकज जी हैं, अली है, दिवेंदु हैं, इनके साथ जब सीज़न 2 में ये किरदार बढ़ेगा शरद शुक्ला, तो उसकी मतलब वो टक्कर का लगना चाहिए, वो एक अलग साइकी, एक अलग फिलॉसफी और एक अलग जर्नी लेके आएगा, तो वो उतना ही हमें ऐसा एक एक्टर चाहिए जो इस चीज़ को कैरी कर सके, और उसका पर्सपेक्टिव और उसका नज़रिया और उसकी जो स्टैंडिंग है वो छोटी ना लगे इन सब के सामने। अनडाउटली आपका जो कैरेक्टर था वो कॉम्प्लेक्स तो था ही, एकदम शांत, ठंडा अंदर से एकदम, लेकिन जब वो सोच रहा है तो क्या खतरनाक सोच रहा है, एक पॉलिटिकली भी हर चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है। और इस तरह के कैरेक्टर जब सामने प्ले कर रहे होते हैं कि वो बोलते कम है, उनका साइलेंस बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, तो ये इसका सपोर्ट कहाँ से मिला? मतलब क्या थिएटर वाले दिनों में जो इतनी मेहनत की गई है उसने ये बताया कि हाँ नहीं भी बोलूँगा तो रिएक्शन से चीज़ों को क्लियर कर सकता हूँ? हाँ मतलब ये वो तो थिएटर का और जो इतने सालों का जो प्रोसेस रहा वो तो कहीं ना कहीं काम आया ही होगा। ये वैसी चीज़ है कि आपने एक चीज़ क्योंकि एक दिन कोई कमाल का स्ट्रोक लगाने के लिए, चाहे वो क्रिकेट ही हो, वो एक कमाल का ऐसा चीज बॉल पड़ी और आपने सिर्फ बैट ही लगाया और सीधा चौका हो गया, वो एक ही दिन होगा जब सब देखेंगे। लेकिन वो एक दिन की प्रैक्टिस, उस एक शॉट की प्रैक्टिस 8-10 साल कम से कम होती है, तब वो उस दिन टाक करके लग जाता है। तो वैसे ही रहा कि जो भी मैंने किया होगा, जो भी प्रोसेस रहा होगा इतने सालों का थिएटर में, वो क्योंकि वो सब किया हुआ था, वो अनुभव था, इसलिए वो यहाँ पे काम आया कि आप कई चीज़ें ट्राई कर सकते हो। क्योंकि कॉम्प्लेक्स था, जैसा कि आपने कहा, कैरेक्टर आसान नहीं था, और ये चीज़ की उसका बेसिकली हमारा ये था कि यार उसकी जो सोच है ना वो भी दिखाई देनी चाहिए। जो वो बोल रहा है वो तो हम तो सुन ही रहे हैं, लेकिन जो वो सोच रहा है वो भी हमें सुनना है और देखना भी है। तो इसके लिए वो उसका पूरा खाका वो तैयार करना पड़ा, उसकी एक पूरी एक ये रहा कि कैसे करेंगे। अच्छा, और दूसरा ये भी है कि वो बन रहा है, अभी वो इस दुनिया में आ रहा है, और आई थिंक एकमात्र एक ऐसा कैरेक्टर था जो इस दुनिया का नहीं है, ना आना चाहता है, लेकिन फिर भी आएगा। और आएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही एक स्मार्ट प्लेयर की तरह आता है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर एक इनोसेंस है, उसके अंदर सर्वाइवल का एक डर भी है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा, अगर मैं अपने पिताजी के बाद ये भागदौड़ नहीं संभालूंगा, तो बात से चॉइस की नहीं है कि आपने किया नहीं किया, कॉफ़ी पी चाय पी, वैसा नहीं है। ये है कि अगर नहीं करोगे तो आपके सर्वाइवल पे वो आ सकता है, क्योंकि जंगल है, जंगल की तरह है कि भाई अगर आप
ये अगर आप जगह नहीं ले लेंगे और नहीं बता देंगे कि सुनो ये हमारी टेरिटरी है, ये हम हैं यहाँ के मालिक, तो दूसरी टेरिटरी का जानवर आके आपके ऊपर हमला भी कर सकता है, आपके परिवार के ऊपर भी हमला कर सकता है। लेकिन आपका इंटरेस्ट शुरू में तो नहीं दिखा था। नहीं था, इसीलिए इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि लेकिन वो जब सीजन 1 में नहीं था, और वो सीन भी है जिसमें वो कहता है कि हमको नहीं करना है, आपका सवाल नहीं बदलता है, हमारा जवाब नहीं बदलता है, शुभ्रो के साथ ही है। तो लेकिन जब रतिशंकर शुक्ला का कैरेक्टर खत्म हो जाता है, तो उसके बाद वो रिवेंज भी चाहता है, क्योंकि एक इमोशनल ब्रेकडाउन है, प्लस एक सर्वाइवल की भी बात है कि जौनपुर का कंट्रोल लेने के लिए उस किरदार को हक जमाना ही होगा, वरना ऑलरेडी वहाँ से चल चुके हैं लोग काफिला लेकर, जीप में आ चुके हैं। इनफैक्ट वो सीन भी जो था जिसमें शोक सभा में वो एक बहुत ही एक थिन लाइन थी, जहाँ पे मेरे लिए ये था कि ये किरदार, और वो कंस्ट्रक्ट भी वैसे ही किया गया है कि वो चल के अपनी हवेली से बाहर तक आता है, फिर अकेला खड़ा है, मुन्ना अपनी जीप में है, वो निकलता है बाहर, फिर एक साइलेंस है, एक मोमेंट है, फिर शरद उसको देखता है, उसको समझ में आता है कि मुन्ना बड़ा ही जिद्दी और एरोगेंट और अहंकारी इंसान है, ये वेट कर रहा है कि मैं आऊँ, तो ठीक है मैं आता हूँ। तो ये तब तक, क्योंकि वो समझदार है, तो ये भांप भी रहा है उसको धीरे धीरे, डर है उसके अंदर कि कुछ ना हो जाए, लेकिन उसको ये भी पता है कि अगर वो आ गया है मेरे घर के दरवाजे तक पूरा अपना काफिला लेके, तो उसको वापस तो नहीं भेजा जा सकता, तो उसको आने देते हैं। तो उसको अंदर आने देता है, अपने आदमी को बोलता है आने दो, चल के जाता है, और चल के जाता है तो उसको समझ में आ रहा है कि यार ये अहंकारी आदमी को सिर्फ यही चाहिए कि आप उसके अहंकार के सामने झुक जाइए, तो झुक गए, तो वो हो गया सेटिस्फाई हो। तो इसलिए वो सारी चीज़ें, फिर वो लाइनें भी वैसी आई कि भाई वो पहली चीज़ ही पूछता है कि यहाँ कहाँ आए हो, तो वो अपना पूरे अहंकार में कह रहा है कि हम ये लेने आए हैं, कंट्रोल लेने आए हैं, करते करते करते, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है मुन्ना कि ये तो अभी लड़ेगा, क्या हम तो नहीं दे रहे, और फिर मैं जो है चला दूंगा गोली। लेकिन वो कहता है इतनी सी बात है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम तो तैयार हैं। और वहाँ पे ऑडियंस के लिए भी ये होता है कि अरे ये क्या हुआ, हमने तो सोचा था तो अंदर कुछ और चल रहा था। हाँ, ये तो कुछ और चल रहा था, और लगा था कि अब दोनों भिड़ेंगे आपस में, तो ये तो अचानक से मान गया। तो पहली बार आई थिंक जो उस किरदार की, शरद शुक्ला की नींव रखी गई, वो उस सीन में, उस मोमेंट में थी। और उस समय ये बहुत ही कम होता है, लेकिन वो बहुत ही एक अद्भुत मोमेंट था, क्योंकि उस समय अभिनेता, डायरेक्टर, एक्टर, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, कैमरामैन, सभी लोग इन सिंक थे कि जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे वो करना है जो लिखा है, लिखा वो है जो मैं महसूस कर रहा हूँ। डायरेक्टर वो शॉट ले रहा है जैसा कि मुझे लगना चाहिए। डीओपी ने कैमरा वैसा रखा हुआ है कि जिससे ये लगे कि ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से, अपनी हवेली से, अपने लोगों से अकेला चलता हुआ, तो वो चलता हुआ ऐसे दिखाई देता है। बाहर आया, खड़े हैं, उसने देखा कि ये आ नहीं रहा है, तो ये चला अकेले, तो आपको लगता है कि अकेला चलता हुआ एक आदमी आ रहा है, और फिर वो बातचीत। तो ये सारा कुछ मिल के वो मोमेंट और वो सीन क्रिएट हुआ। शानदार। मतलब वहाँ मतलब वो काफ़ी वाकई, मतलब मैं ह्यूमिलिटी से काम ना लेते हुए मुझे भी लगता है कि वो बहुत ही एक शानदार चीज़ था, और वो सबके इन सिंक होने की वजह से था, सिनर्जी जिसे हम कहते हैं। तो भाई साहब, अब उसी लहजे में एक बात बताइए, ये जो आपने इतना बढ़िया किरदार निभाया वहाँ पे, हम सुने कि लिखे भी थे आप। अरे ये लोगों ने ना, कुछ लोग, तभी आपने एकदम धांसू दिखाया अपने आप को, एकदम शांत स्वभाव में लेकिन तेज तरार। ये कुछ लोग, ये जो मोमेंट आप बता रहे हैं कि कैसे चल के आना है, डीओपी से लेके जो पूरी यूनिट है वो सब की सब सिंक थी एक स्क्रिप्ट पे, और क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही है, हुआ कैसे? तो ये तो सीजन 2 की बात है। तो सीजन 2 में, क्योंकि सीजन 2, 3 लिखा, जिसमें भी आपने लिखा, ये क्या सच है? नहीं, साथ में अपने कैरेक्टर को लिख रहे थे? लिखा तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि लिखा है, क्योंकि मतलब ये एक्चुअली कुछ हमारे दोस्त हैं जो उसमें एक्टर्स भी हैं, उन्होंने मजाक में ये चीज़ें इतनी बढ़ गई है कि मैंने लिखा भी है। पंकज जी ने भी 1-2 बार बोला, श्वेता ने भी। लेकिन वो प्रोसेस बेसिकली ये है कि लिखने की जो सच्चाई है वो ये है कि 2 से ही इन्वॉल्वमेंट सभी एक्टर्स का, क्योंकि मिर्ज़ापुर में डायरेक्टर्स की तरफ से एक्टर्स को बहुत ज़्यादा ये रहता है कि धीरे धीरे उनका इन्वॉल्वमेंट, आप स्पेस क्रिएट करते हैं कि एक्टर्स ज़्यादा जानने लगे हैं धीरे धीरे अपने किरदार को।
तो वो जो भी सोचते हैं एक ओपननेस रखते हैं, डायरेक्टर्स भी, राइटर्स भी, मेकर्स भी, कि आपका क्या सोचना है। तो मेरे साथ शायद वो थोड़ा ज़्यादा रहा। सीज़न 2 में भी एक दो लाइनें लगी कि अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं। फिर थोड़ा लैंग्वेज को, भाषा को लेके थोड़ी एक कंफर्ट है, एक पकड़ है, तो सामने जब पता चलता है तो वो उस चीज़ को एनकरेज करते हैं। तो एक दो लाइनें कुछ सजेस्ट की या ऐसा कर सकते हैं, तो मैं बहुत इन्वॉल्व रहता था मेकिंग में। तो ये सारे कॉन्वर्सेशंस भी बहुत मतलब ऐसा नहीं था कि वैन में बैठे हैं, आए, अपनी लाइनें बोली, सीन किया और चले गए। मैं वहीं रहता था, देखता था कैसी चीज़ें हो रही हैं। गुरु के साथ शूट से पहले काफ़ी लंबे लंबे सेशंस होते थे कि क्या सोच रहे हो। सीज़न 3 तक आते आते ऐसा हुआ कि एक आध बार कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे सीन में, तो उनको लगा कि यार यहाँ थोड़ा लग रहा है, थोड़े फंस रहे हैं, कैसे ये हो। तो सजेशन की जगह मुझे लगा कि मैं लिख के बताता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो वो 2-4 जगह सीन्स में वो लिख के चीज़ें बताई सीन में, डायलॉग्स की तरह, और सारी चीज़ें पसंद आ गया सबको। फिर तो लगा कि अब लिखो शरद शुक्ला। नहीं, हाँ, मतलब कुछ चीज़ें फिर उन्होंने रखी, कुछ चीज़ें जो नहीं लगी ठीक वो हट गई। तो वो एक अच्छा प्रोसेस रहा कि कहीं कहीं मुझे भी लगा कि अरे वाह यार, मतलब ये तो चीज़ें फ्लो में लग रही हैं। तो इनपुट आप मुँह ज़बानी देते हैं, और जब इनपुट 2-3 लंबा पेज का सीन हो तो फिर आप लिख के भी दे सकते हैं, तो फिर वो वैसे ही रहा। लेकिन हाँ, वो सारी की सारी चीज़ें हमेशा मतलब गुरु के डायरेक्शन में ही और उसके निरीक्षण में ही हुई हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि उन्हीं की उंगली पकड़ के चले हैं। अगर लिखने में भी कोई इनपुट या कोई सजेशन देना है तो वो भी उन्हीं के डायरेक्शन में। तो एक बात बताइए, मिर्ज़ापुर के बाद कितना कुछ चीज़ें बदली हैं आपके लिए, काम के मामले में, पॉपुलैरिटी के मामले में, या फिर कुछ और जो नए ऑप्शंस मिल सकते हैं आपको, चाहे वो लिखने की ही प्रोसेस हो, या आप असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं, कभी कुछ ऐसा ख्याल आए कुछ बनाएं नया, खुद से बनाएं? मतलब डायरेक्शन की रुचि तो है, लाइक मैं अभी तो नहीं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ, लेकिन एक मतलब मुझे हमेशा से ही डायरेक्ट पूरा ये जो मेरा हमेशा अप्रोच, जब भी कोई स्क्रिप्ट सुनी है या सुनता हूँ तो पता नहीं वो बाय डिफ़ॉल्ट है, पूरा होलसम ही अप्रोच और ज़िंदगी जो है वो दिखती है पूरी कहानी की। कहानी में ये है, अच्छा ये किरदार ऐसा कर रहा है, और उस पूरी कहानी को समझ के एकदम निष्पक्ष भाव से, कि हो सकता है आप अगर उसमें किरदार हैं तो आपके किरदार में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, अच्छा मेरे किरदार में ये चीज़ें हैं। तो हाँ, ऑब्वियसली आप एज एन एक्टर ये देखते हो, जब आपको कोई चीज़ पिच की जा रही है कि हम चाहते हैं कि आप ये करें, तो आप अपना देखते हो कि हाँ यार ठीक है सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद फिर ये अपने आप दिमाग दौड़ने लगता है कि कैसे आपके किरदार में कोई चीज़ें अगर लगती हैं बेहतर हो सकती हैं, तो अगर इसको ऐसा करें तो, क्योंकि आप ये करके इसकी ये जो चीज़ है ये पूरी हो रही है, उसका इफेक्ट ऐसे होगा, अच्छा मैं अगर ये करूँ तो इससे आपके किरदार को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इस तरह का अप्रोच हमेशा रहता है, क्योंकि आई थिंक उसका अगेन आप कह सकते हैं कि थिएटर का बहुत उसमें एक रोल है, क्योंकि आइसोलेशन में नहीं होती कोई चीज़, ये बहुत पहले ही पता चल गया था कि जब आप एक साथ पूरी कहानी और जितने भी किरदार एक दूसरे से जूझ रहे हैं, उलझ रहे हैं या साथ में हैं, वो सबका जब एक साथ जुड़ेंगे वो, तो तब एक बात निकल के आएगी। मतलब एक इंग्लिश में कहावत है कि यू आर एज गुड एज योर को एक्टर। वो एकदम सच है कि जब आपके सामने जो अभिनेता हैं, जो एक्टर हैं, वो जितने अच्छे होंगे आप उतने ही अच्छे लगेंगे। तो अपने पे ज़्यादा ध्यान, फोकस तो देना ही चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अगर सामने वाले पे देंगे तो 99% चांसेस हैं कि आपका काम हमेशा अच्छा ही निकल के आएगा। और फिर आपके पास ऐसे अनुभव हो जाते हैं, जैसे मिर्ज़ापुर में मतलब आप पंकज त्रिपाठी हों, अली हो, विजय हो, जब ऐसे लोगों के साथ आप काम करते हैं तो फिर आपका जो एक बिलीफ सिस्टम है जो अभी तक रहा, वो एकदम रियलिस्टिक हो जाता है, और फिर वो आपके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी हो जाता है कि यार ये काम ऐसे ही होता है और तभी अच्छा होता है, क्योंकि ये आप सोचते थे और फिर आपने ऐसे होते हुए भी देख लिया। तो ये सॉरी देखिए मैं फिर भूल गया क्या सवाल था। सवाल था कि खैर ये डायरेक्शन वाला आपने पार्ट बताया, मैं ये पूछ रहा था कि आपके जीवन में बदला क्या उसके बाद, हाँ, और क्या क्या नई चीज़ें हुई? तो बदला एक तो ये कि एक क्रेडिबिलिटी जुड़ती है, क्योंकि आपका कोई भी अच्छा काम जब बाहर आता है तो लोग उसे सराहते हैं। हाँ। और अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग चीज़ों से संबंध रखने वाले, अलग अलग प्रोफेशन के लोग,
चाहे वो राइटर्स हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट्स हैं, चाहे डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो सब क्रेडिबिलिटी के बल पे चाहते हैं कि वो आपके साथ कुछ करें। तो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि हम ये कर सकते हैं, फिर आप चीज़ें सुनते हैं, तो एक आपको अपनी एक चीज़ें और आपकी खुलने लगती हैं कि जिन जिन लोगों को आप इंडस्ट्री में नहीं जानते थे और जिनके साथ आप सोचते थे कि यार इनके साथ कुछ करना है, वो फिर आपको कनेक्ट करते हैं आपसे और आपके साथ कुछ काम करने की, कुछ कोलैबोरेट करने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो एक तो ये चीज़ होती है। तो क्रेडिबिलिटी मुझे लगता है कि कोई अच्छी चीज़ जो बनी है, जब वो पॉपुलर होती है ना, तो आपके लिए बहुत मल्टीप्लाई करती है वो अपॉर्चुनिटीज़, इज़्ज़त, प्यार, पैसा, सारी चीज़ें। क्योंकि लोग आपको शायद सिर्फ पॉपुलैरिटी से नहीं जोड़ते, वो क्रेडिबिलिटी से भी जोड़ते हैं। कि पॉपुलैरिटी की वजह से तो हो सकता है कि आपके पास बड़ी बड़ी चीज़ें आएँ, कोई प्रोड्यूसर आपके साथ कुछ करना चाहे, कोई डायरेक्टर करना चाहे, लेकिन अगर वो आपको क्रेडिबल भी समझ रहे हैं तो फिर वो आपके साथ कुछ अलग चीज़ें भी बना सकते हैं कि यार ये थोड़ा अलग सा कुछ, मुझे यकीन है कि ये एक्टर चाहिए इसमें, अच्छा एक्टर जिसका पर्सपेक्टिव अच्छा हो, जिसका क्राफ्ट भी अच्छा हो, जिसकी सोच भी करेक्ट हो इस कैरेक्टर को निभाने के लिए। तो क्योंकि आपकी अगर क्रेडिबिलिटी वैसी बनी है तो फिर उस तरह से भी लोग आपको देखने लगते हैं। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं, वो पॉपुलैरिटी पे भी फ़र्क देती हैं आपका। सो पॉपुलैरिटी में मतलब ये रहा कि अलग अलग चीज़ें आपके सामने आती हैं। जैसे हाल फिलहाल में मैंने एक म्यूज़िक वीडियो शूट किया। अब म्यूज़िक वीडियो एक ऐसी दुनिया है जो कि सिर्फ पॉपुलैरिटी से ट्रिगर होती है, क्योंकि वो उसका ये है कि आपने एक अच्छा गाना बनाया, आपने लोगों को ले लिया, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे, ये उसका एकमात्र उद्देश्य रह जाता है कि भाई वो ज़्यादा हो। तो वो आया, तो वो मतलब क्योंकि जिन्होंने किया है वो बहुत बड़े राइटर हैं, जानी नाम है उनका, पंजाब के हैं, और बहुत अच्छा गाना उन्होंने लिखा है, बहुत कई गाने लिखे हैं, बी प्राक के साथ, हार्डी संधू के साथ, अक्षय कुमार के साथ उन्होंने एक वीडियो किया था फिलहाल नाम का। तो उन्होंने लिखा है और मैं हूँ और अदिति राव हैदरी हैं उसमें, और ज्योति नूरान सिस्टर्स, पटाखा कुड़ी जिन्होंने गाया, वो उन्होंने गाया है। तो बड़ा मज़ा आया उन लोगों के साथ काम करने में, पहला एक्सपीरियंस था मेरा, और इसीलिए भी मैं फ़िलहाल आजकल अभी मिर्ज़ापुर 3 के बाद मैं अलग अलग दुनिया और अलग अलग लोगों काफ़ी एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये चीज़ें। क्योंकि क्या होता है जब आप अपने एक जोन, अपने कंफर्ट जोन, या जिन लोगों के साथ आप काम कर चुके हो, या आपको लगता है कि इन लोगों के साथ आप काम करोगे तो अच्छा होगा, उसके अलावा भी जब आप ओपन रहते हैं तो आपको बहुत ही एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है कि अरे यार ये मैं इस दुनिया में मैंने कभी कुछ किया नहीं है, या एक इंसान कुछ अलग सोचता है, मुझे इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो इसके साथ कुछ करते हैं। तो ये वैसा ही था कि बड़ा ही मज़ा आया, पूरी पंजाब की यूनिट थी, हमने शूट किया, गाना भी अच्छा ही बना है। शूट यहीं हुआ, बॉम्बे में ही हुआ? शूट बॉम्बे में नहीं हुआ है, हाँ 1 दिन बॉम्बे में था, 2 दिन हैदराबाद में किया था, 3 दिन का शूट था। तो उसमें बड़ा मज़ा आता है, और मैं अभी उन चीज़ों को लेके बड़ा ओपन हूँ कि आपको इंसान में और सामने वाले में एक इंटरेस्टिंग कोई चीज़ लगी, हो सकता है आपसे बहुत अलग हो, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग है तो मेरे लिए वो काफ़ी होता है कुछ कोलैबोरेट करने के लिए कि हाँ यार बात है, एक स्पार्क है, एक ट्रिगर है, और बन जाएंगी चीज़ें, बन जाती हैं, क्योंकि देखा भी है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कि कोई एक फ़िल्म हिट होती है तो वो एक्टर रातों रात स्टार हो गया, उसके पास काम बहुत सारे आएंगे, अगर फेल हो गई तो हो सकता है कई लोग हाथ ना लगाएं, अगर आपके बैकग्राउंड में कुछ खास सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो मुश्किल ही होगा आपके लिए। OTT वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो वेब सीरीज़ बन रही हैं उसमें भी कैरेक्टर तो 1-2 ऐसे हैं कि मतलब वो जो आ गए हिट हो गए या लोगों के दिल में उतर पाए। आप हो गए, मुन्ना हो गए, गुड्डू और गोलू अली है जो गुड्डू करते हैं, और श्वेता गोलू, हाँ, और पंकज जी हैं, वो तो हैं ही। बाकी मकबूल साहब भी रहे, कमाल के रहे। पंकज जी तो स्कूल है, पंकज जी के साथ बताऊंगा मैं, बड़ा कमाल का किस्सा है जब हम काम करते हैं। हाँ पहले आप अपनी बात करिए। मैं ये समझना चाहता हूँ कि फिर से वही बाकी सबके लिए कितना आसान होता है कि वो काम फिर से मिल रहा है, चीज़ें आ रही हैं, आप नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसा समझ रहा हूँ या फिर मैं ऐसा देख पाता हूँ आप ही के इंडस्ट्री के अलग अलग लोगों से बातचीत करके
कि कई बार चीज़ें हिट हो जाने के बाद भी काम वैसा नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। तो लोग अपने अंदर से मतलब कौतूहल में रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, ऐसा कुछ होता है? मतलब काम की चीज़ कितना आगे चीज़ें मिल जाती हैं काम? देखिए मतलब इसका कोई एक ऐसा कोई फिक्स्ड रूल और फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन हाँ यही देखा है और यही समझा है कि अगर आप काम करते रहिए, आपके पास अगर आपने कोई काम किया है, आपकी कोई चीज़ हिट हुई तो मुमकिन है कि वो पॉसिबिलिटीज़ या एक तरह की अपॉर्चुनिटीज़ वो ज़्यादा आ सकती हैं, उसका वॉल्यूम बड़ा हो सकता है, लेकिन वो थोड़े टाइम तक ही रहता है उसका इम्पैक्ट। कि आपकी कोई एक बड़ी चीज़ आई, एक फिल्म आई, एक शो आया और उससे आप अप्रिशिएट हुए, आपकी चीज़ें हुई, वो जो पूरा एक जो बात है, जो एक पूरा जो माहौल जो बनता है, उसका एक सीमित दायरा है, वो एक समय तक ही रहेगा। उस समय में आपने जो भी है, आप लोगों से मिले, ये हुआ, कुछ दूसरी चीज़ आपके पास आई, आपने वो शुरू कर दी। अगर नहीं हुआ है ऐसा तो फिर आप एक कोई चीज़ आई जो उतनी चली नहीं, तो फिर चलिए ठीक है, वो आपको फिर थोड़ी ज़्यादा हो सकता है मेहनत करनी पड़े, लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि आपको लगातार काम करते रहना होगा। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं उनमें आप कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। और काम करते रहने से ही आपको, मेरा ये मानना है कि खेल खेलने के लिए खेल में बने रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं इसको बहुत बड़ा एग्जांपल मानता हूँ, क्रिकेट से ही अगर हम इसे जोड़ें कि आजकल वैसे आईपीएल का समय चल रहा है कि गेम में जब लंबा गेम होता है, लंबे फॉर्मेट में 50 ओवर के मैच में, एक समय हमने देखा है ऐसा आता था जब पूरा जो ध्यान होता था वो होता था कि यार अभी ना विकेट टर्न कर रही है, इस समय अगले 20 ओवर सिर्फ विकेट बचाना है, 2-2 रन, 1-1 रन लेते रहना है और स्कोर बोर्ड को रोलिंग करते रहना है। अभी वो समय, तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पारी खेलने में कि जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो आप काम कर रहे हो, करिए, आगे बढ़िए, करिए, आगे बढ़िए। काम करते रहने से ही काम आता रहता है और आप काम करेंगे, बड़ी अपॉर्चुनिटी आएंगी, छोटी जो भी चीज़ें। क्या आप कभी ऐसा सोचते हैं कि मतलब मैंने जो एक किरदार निभाया, जिस भी फिल्म में निभाया या वेब सीरीज़ में निभाया, बहुत एक हिट लेवल का हो गया, आप या कोई भी एक्टर, उसके दिमाग में ये सोच होना चाहिए नहीं कि यार अब इस लेवल से नीचे तो काम करना ही नहीं है, कोई दूसरी अगर फिल्म आएगी तो मैं नहीं करूँगा, या फिर एकदम फ्रेश आदमी के साथ नहीं करूँगा? क्योंकि कई बार राइटर्स की भी ये समस्या होती है कि एक्टर्स अगर इस मामले में हिट हो गए तो वो फिर दूसरी तरह के काम को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि हमेशा इस लेवल पे हो। नहीं, मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल, मतलब क्या ये ठीक सवाल है, ज़रूरी है? नहीं, सवाल तो बिल्कुल सही है और मुझे नहीं लगता कि, बल्कि ये तो अपने आप, ये मैं ना ऐसा सोचता हूँ और मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि इसमें एक दिक्कत ये है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने एक तरह का काम किया है तो आपकी ये कोशिश हो सकती है कि अब मैं इससे थोड़ा बेहतर करूँ, लेकिन वो बेहतर क्या है आपके दिमाग में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बेहतर सिर्फ ये नहीं है कि अभी आपने ये कर लिया, 3 सीन का रोल किया तो आप 4 सीन का रोल करेंगे, अब आपने 5 कर लिया तो आप 6 करेंगे, अब आप लीड करना चाहते हैं, अब आप इसके साथ नहीं करेंगे, उसके, ये फिक्सेशंस हैं। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप बेसिकली अच्छा काम करना चाहते हैं, आप कहानी में ज़्यादा अहमियत चाहते हैं, आप फलाना बैनर और फलाना प्रोड्यूसर और फलाना डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं, आपका कहानी में इन्वॉल्वमेंट और प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बढ़े, उसका स्कोप थोड़ा बढ़े, आपकी पोजीशनिंग थोड़ी बेटर हो, आपको ज़्यादा तवज्जो दी जाए इन टर्म्स ऑफ कि आप अच्छा क्रिएट कर पाएँ। कि भाई पहले आपसे ज़्यादा मतलब आपसे सिर्फ यही उम्मीद की जाती थी कि आप आएँ, लाइनें याद करें, बोलें, जाएँ। अब ये होता है कि आपको क्या लगता है कि इसमें आप कुछ और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अनिल आप बताइए, अच्छा इसको ऐसा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो मुझे लगता है कि ये है वो चीज़ कि अब आपका एक स्तर होना चाहिए। लेकिन आप ऐसी कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगता रखनी की चाहिए जिससे कि आप फिक्स हो रहे हैं कि नहीं अब मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, क्योंकि यू नेवर नो, हो सकता है किसी कहानी में आपकी लेंथ ज़्यादा है, आप ज़्यादा देर दिख रहे हैं, लेकिन किसी दूसरी कहानी में आपकी अहमियत ज़्यादा है, आपके मिनट्स उतने ज़्यादा नहीं है कहानी में। एक कहानी में आप दिखे 20-25 मिनट, 50 मिनट फिल्म के लिए, लेकिन आप दूसरी कहानी में थे सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट के लिए, लेकिन उसमें इम्पैक्ट आपका कहानी में ज़्यादा है।
आप कहानी से ज़्यादा अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक अपग्रेडेशन है। तो मुझे लगता है कि ऐसी किसी भी चीज़ से आदमी को फिक्स नहीं होना चाहिए। प्लस आपके अलग रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है मुझे एक डायरेक्टर के साथ काम करने की, या किसी प्रोड्यूसर के साथ, या किसी एक्टर के साथ इच्छा, ठीक है, इच्छा रखनी चाहिए, इच्छा है। और अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह वो दिख रही है कि यार इसमें मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन ये इज्जतदार ही काम है, ऐसा नहीं है कि ये मुझे कह रहे हैं। और ये तो कोई भी नहीं करता कि अगर आपने, शिकायत बेसिकली इतनी ही है कि इन केस अगर आप ठीक है फलाने के साथ आप काम करना चाहते हैं, पर उस बीच में आप बहुत सारा अपना काम रोक देते हैं, और तब कहीं पे किसी को बोलते हुए सुना जाएगा कि भाई मेरे पास काम नहीं है, या फिर लोग मुझे काम नहीं दे रहे हैं, तो उस पहलू में ये शिकायतें नहीं होनी चाहिए। आपको निरंतर, जैसा आपने कहा ना कि निरंतर काम करते रहना चाहिए, करेक्ट, वो बहुत ज़रूरी है। ख्वाहिशें तो हैं ही, शाहरुख खान के साथ मैं स्क्रीन शेयर करूं, देखिए, और वो चैलेंजेस तो आते हैं, मतलब वो हमारे साथ भी होता ही है कि आपको अचानक से लगता है कि यार मतलब वो तो देखिए वो एक बात तो है ही कि रीचिंग आउट वाली जो बात है। अब वो सिस्टम क्या है कि ऐसी कोई एक प्रॉपर उसका एक फ्लो नहीं है कि अगर आपने कुछ एक्टर्स ने इतना काम कर लिया है तो फिर वो एक सिस्टम का हिस्सा है, और फिर वो उनको कहीं से किसी रिसोर्स से या सोर्स से उसी तरीके की चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि इंडस्ट्री बहुत इंटरडिपेंडेंट है, तो ये तो हमेशा आपको लगा रहता है कि यार अब आपके पास इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, या आपके पास उतना आपका फ़ोन बज नहीं रहा है, या जिस तरह से लोगों का, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री, लोग आपकी तरफ पहुंचेंगे और आपके पास अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे, वैसा नहीं हो रहा है। तो ये एक चीज़ है, ये सबके साथ है। ये जब मुझे भी लगता है कि यार और क्या किया जाए, कैसे किया जाए। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, मोमेंटम को लगातार बनाए रखना कैसे करना है, वो एक चैलेंज है। मैं भी सीख ही रहा हूँ कि भाई कैसे, वो एक चैलेंज होता ही है कि यार आप क्या कर रहे हैं, आपके हाथ में जो 2-3 चीज़ें हैं उसमें से कितनी आपको लगता है क्रेडिबल हैं, क्या काम पैसे के लिए कर रहे हैं आप, क्योंकि वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब आपका लगातार किचन और क्रिएटिव जूसेस दोनों ही फ्लो होते रहें, वो चैलेंज, वो बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए फिर आपको अपनी ख्वाहिशें। आपको कभी डर लगता है फेल होने का? फेल होने का डर मतलब वैसा नहीं लगता कि अरे फेल ही हो जाएं, लेकिन वो एक हल्की सी एंग्जाइटी जो आपको कोई भी काम करने से पहले होती है, शुरुआत करने से, कि यार क्योंकि आप एक अननोन जोन में जब आप घुस रहे होते हैं, तो उसका एक हल्की सी एंटिसिपेशन वाला जो एक हल्की सी घबराहट टाइप होती है, वो होता है। लेकिन ऐसा फेल होने का डर खुद के ऊपर, खुद की वजह से नहीं होता कि यार शायद ऐसी कोई चीज़ है जो हम में नहीं है, या कहीं फेल हो जाएं क्योंकि मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे नहीं आता। वो वाला डर आई थिंक अगर किसी को हो, यार मैं कर तो रहा हूँ लेकिन मुझे अंदर से पता है आता नहीं, और कभी भी ये चीज़ें जो है बिगड़ सकती हैं, वो वैसा तो नहीं है। क्योंकि आई थिंक वो चीज़, उस काम के करने की इच्छा और वो क्लैरिटी, वो चीज़ है कि हाँ आपको पता है, हाँ सीखने की कोई सीमा नहीं है, और वो आज भी है। मतलब मैं लगातार, चाहे वो पिछले कई सालों से एक अच्छी आदत जुड़ गई है कि इंटरव्यूज़ देखना, कि कई लोग जो आप, जिनसे सब नहीं मिल पाते हैं आप, या जिनको आप पसंद करते हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे एक क्षेत्र से हो, वो कोई भी हो सकता है, वो एक पॉलिटिशियन हो सकता है, वो राइटर हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है। मैं उनके इंटरव्यूज़ देखना और पढ़ना, या वहाँ ये चीज़ें लगी रहती हैं, क्योंकि इससे आपको लगता है कि यू आर इन टच विद। प्लस मैं कुछ साइड में 1-2 चीज़ें डेवलप भी करता रहता हूँ। 1-2 चीज़ें, एक शो है, एक फिल्म है जो मुझे पिच की गई थी इनिशियल लेवल पे राइटर्स के थ्रू, तो जो मुझे पसंद आई हैं, तो उनको कि कैसे हो सकता है, इसको कहाँ ले जा सकते हैं, वो एक चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने क्राफ्ट से और अपने क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, तो आपको वैसा नहीं लगता कि आप आइसोलेशन में किसी पर्वत की चोटी पे हैं कि अरे भाई क्या होगा, कैसे हो जाएगा। लेकिन हाँ, इंडस्ट्री, हमारी जो जगह है वो वॉलेटाइल है, तो एक हल्का सा वो इनसिक्योर हो, या एक हल्का सा डर हो कि अरे अच्छा क्या, कैसे, क्या सब ठीक है, वो एक हल्का रहता है। लेकिन आई थिंक मुझे ये लगता है कि
मैं जितना समझ पाया हूँ कि, या मेरे केस में, कि आप जितना अपने औजारों को तराशते रहेंगे, जितना अपने ऊपर, अपने क्राफ्ट पे और अपने बल पे काम आप करते भरोसा रखेंगे और काम करते रहेंगे, तो आपको बेकार के ये इनसिक्योरिटी या घबराहट या डर कि अरे कहीं फेल ना हो जाए का वो नहीं रहता है। कि आपको ये होता है कि हाँ ठीक है 100 नंबर नहीं आएंगे शायद, लेकिन इतनी तो पढ़ाई की है, इतना तो सब्जेक्ट को जानता हूँ कि 70, 80, 90 ये ले ही आऊँगा। वैसे आपके फील्ड में अभी आपने कहा कि मैं देख लेता हूँ चीज़ों को, ज़रूरी भी है, अवेयरनेस चाहिए। हिंदुस्तान की राजनीति से अपडेट रहते हैं कि नहीं आप? थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं। काम भर का थोड़ा बहुत, हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं इतना कुछ है जानने के लिए, हाँ मतलब अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं। वही इतना कुछ है कि आपको मतलब थोड़ा रोक के कराना पड़ता है। ए भाई, मतलब सीधा बैठो और फ़ोन आजकल निकालो, या यूट्यूब पे आप कोई चीज़ लैपटॉप पे कुछ देख रहे हो, तो मतलब कोई इंटरव्यू देखना होता है तो मेरे लिए वो एक क्लास की तरह है। मतलब एक सेशन है कि 1 घंटे, 50 मिनट, 1.5 घंटे का, तो आप देखिए और फिर अब आप कुछ और काम में लगिए, क्योंकि अब आप अपना टाइम नहीं लगा सकते इंटरनेट पे, आपको कट के कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन ये भी अच्छी चीज़ है, मतलब मैं तो इसको एक बहुत अच्छा एक वो मानता हूँ कि यार आपके पास इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आप देख सुन सकते हैं। मिर्ज़ापुर में तो जब मैं इस कैरेक्टर को स्टडी कर रहा था, तो कितना मटेरियल मैंने जिन लोगों को, जो मुझे लगता था कि ये किस तरीके से हो सकता है इंसान, देखा, समझा कि उस बेल्ट पे लोग कैसे बात करते हैं, एक इंटेलेक्चुअल आदमी कैसे बात करेगा, एक जो एजुकेटेड आदमी कैसे बात करेगा, ग्रामीण आदमी जो होगा कैसे वहाँ पे बात की जाती है, वहाँ पे लहजा क्या होता है। एक बात बताइए, आप लोग के इंडस्ट्री में मतलब आई थिंक 7-8 OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं, कंटेंट बहुत बन रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कंटेंट बहुत बनाने के चक्कर में बहुत ऐसे भी कंटेंट बन रहे हैं जिसमें ना ही सिनेमेटोग्राफी की ओर से आप उसको A1 नंबर दे सकते हैं, ना ही कहानियों के माध्यम से, ना ही जो कैरेक्टर प्ले करने वाले लोग हैं उनके हिसाब से? तो आपको नहीं लगता है कि मतलब कहानियों का चुनाव जो भी प्लेटफॉर्म जैसे भी तरह से बना रहे हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए, या फिर आपका सोचना क्या है इस पर? बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए। देखिए, क्रिएटिव दुनिया है ये, तो सबसे पहले उसको क्रिएटिव एस्पेक्ट जो है, जो उसकी मांग है, वो तो पूरा करना ही चाहिए कि कहानी क्या होनी चाहिए, लिखी कैसी है, इसे बनाएगा कौन, अपना नज़रिया कौन देगा, डायरेक्टर कौन होगा, एक्टर्स कैसे होंगे, उसकी प्रोडक्शन वैल्यू कैसी होगी, वो दिखेगी कैसी, ये सब तो बहुत अहम सवाल हैं ही जिन्हें पूरा करना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ जुड़ जाती है, कॉमर्स। क्या है, जब मार्केट खुलता है ना, जब आप इंडस्ट्री कहते हैं उसे, तो फिर उसमें बहुत चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसमें लेवल्स होते हैं, जिसमें कोई चीज़ अलग अलग लेवल पे बन रही है, उसमें क्रेडिबिलिटी भी है, मीडियोक्रिटी भी है, क्योंकि और आप उसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो अब सिर्फ एक सीमित दायरे में नहीं है वो चीज़, कि बस इतना ही बनता है और ये इसी एक दायरे में, एक क्षेत्र में लोग देखते हैं और बस हो जाता है। क्योंकि वो इतना फैल जा गया है, तो उसमें अब फिल्मों का भी आप देखिए, कितने सालों से फिल्में बनती थी, साल में कितनी फिल्में बनती हैं, मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नियर अबाउट 2000 प्लस। हाँ, लेकिन साल में हम जिन फिल्मों के बारे में बात करते होंगे वो 2 होती होंगी, 3 होती होंगी जिनके बारे में बात होती है। तो वो रेशो हमेशा वैसे ही है और वैसे ही रहेगी। बिल्कुल आपका कोशिश होना चाहिए। अब ये भी सब्जेक्टिव चीज़ है कि जो एक इंसान के लिए हो सकता है कि भाई ये इस पे ये हो गया है, मेरे हिसाब से ये एकदम तैयार कहानी है, इस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी और के लिए वो होगा नहीं नहीं, अभी कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, अभी तो इसमें आपको और 1.5-2 महीने चाहिए। तो ये इतनी सब्जेक्टिव चीज़ है, आर्ट और कॉमर्स दोनों ही, कि हर आदमी अपने हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ के हिसाब से डिसीजन लेता है। तो वो एक दायरा है, वो एक विभाजन है जो हमेशा से रहा है और वो रहेगा। और उसका इतना
OTT पे भी जैसे जब वो नया था तो कुछ ही लोग थे, फिर वो बढ़ता गया दायरा, फिर उसमें चैनल बढ़ गए, फिर उसमें और लोग बढ़ गए, बढ़ते 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 वो बढ़ता ही जा रहा है या बढ़ता ही गया। तो ऑब्वियसली फिर उसमें लेवल्स होंगे कि बेस्ड ऑन जो चीज़ें हमने बात की हैं उसी लेवल्स पे कहीं पे बजट को लेके कोई चीज़ होगी, कंस्ट्रेंट होगी, कहीं पे कुछ क्रिएटिव चीज़ होगी। तो जितने लोग, जितने मुंह उतनी बातें जैसी बात है, ये वैसे ही होगा कि जितने जब वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं, जब वो इंडस्ट्री बढ़ती है तो उसमें कुछ अच्छा भी बनेगा और कुछ। आप देख भी तो पा रहे हैं ना कि क्या हो रहा है। मतलब पहले के मुकाबले अभी साल में कितनी फिल्म हिट हो पा रही है जो आपकी इंडस्ट्री बना रही है। एक फिल्म मान लीजिए आ गया, ठीक है, वो अच्छी फिल्म हो या कोई प्रोपेगेंडा फिल्म हो, चाहे कुछ भी हो, एक हिट होता है तो बाकी अगले 10 फ्राइडे गिर ही रहे होते हैं। छावा के बाद अभी कोई हिट फिल्म तो नहीं आई। शायद जाट आई थी, उसने भी कुछ खास कमाल नहीं किया। सिकंदर आई, वो तो मतलब 2M दर्जे पे चली गई। ये मैं कह रहा हूँ, आप उसको कैसे नजर मैंने देखी नहीं है जाट, लेकिन मैंने सुना कि चली है, लोग मतलब कुछ पॉजिटिव बात कर रहे थे उसके बारे में। मैंने देखी नहीं है, मैं छावा देखी थी मैंने, उसके बाद मैंने कोई फिल्म अभी मैं देख नहीं पाया हूँ। छावा ही आखिरी वही थी। हाँ, मतलब उस लेवल पे, या करेक्ट। तो इस कंडीशन में मतलब आपने कभी इस चीज़ को नोटिस किया है कि क्यों फिल्में बहुत ज़्यादा बन तो रही हैं लेकिन हिट नहीं हो पा रही हैं? बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो मतलब अभी फ़िलहाल चल रहा है पंगा। देखिए, अब इसका एक तो मतलब उसका कुछ एक रीज़न ऐसे सोचना और बता देना बड़ा ही मुश्किल है। और वो बड़ा ही मतलब वो गप्पे ही होंगे कि 4 लोग बैठ के चाय की टपरी पे बैठ के ये सोच रहे हैं कि फिल्में चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं वो, लेकिन उसका एग्जैक्ट एक रीज़न नहीं होंगे, उसकी कई अलग अलग चीज़ें होंगी। जिस तरह से ये समझता हूँ कि हम लोग जो बैठ के बातचीत कर रहे हैं वो शायद वो टपरी वाला हिसाब किताब नहीं होगा। हम चिंतित हैं। हाँ, चिंतित हैं इसलिए क्योंकि वो हिट हो, कोई कमा रहा है, कोई फेल हो जा रहा है, वो उनका मसला है। हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं। हम आपसे आपकी फ़िल्मों को देखने के लिए टिकट खरीदते हैं, टैक्स पे करते हैं, हर चीज़ पे। आजकल तो वैसे भी फिल्में देखना इतना महंगा हो गया है। किसी ज़माने में ऐसा होता था कि मतलब एक जो रिक्शा चला रहा है, जो हाथ गाड़ी चला रहा है, वो भी फिल्में देखता था, वो भीड़ में लगता था, वो मतलब इंटरेस्ट था कि हाँ मुझे देखनी है, ये फिल्म आई है। तो आज इतनी सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं कि मल्टीप्लेक्स आपने खोल दिया है। उस मल्टीप्लेक्स में अगर जाएगा तो उसको पता है कि कम से कम 199 रुपये से लेके और 400-500 रुपये तक की टिकटें हैं। वो टिकट उसे ख़रीदनी पड़ेगी। कई टिकटें तो हज़ार रुपये में भी आ रही हैं। अच्छा, वो जाएगा तो फिर उसको पॉपकॉर्न भी चाहिए होगा, ठीक है। वो जिस हालत में जाएगा फ़िल्म देखने के लिए वो जा नहीं सकता है, क्योंकि आपकी कैसे है, आप क्या दिख रहे हैं, उस पर भी चीज़ें हो जाती हैं। एक इसका काउंटर आ जाता है। क्यों हम ये बात कर रहे हैं? ये काउंटर आ जाता है कि भाई अब तो सबके हाथ में आ गया OTT, अब तो सब देख सकता है। भाई सब नहीं देख रहा है। वो जो छोटे शहरों में ना सिंगल स्क्रीन हुआ करते थे, जिसमें एकदम प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ के लोग फिल्म देख लेते थे, वहाँ लोगों के लिए फिर भी आसान था। आजकल आपने उसको भी 199 रुपये में शायद ये 4 ही चीज़ देख सकते हैं। अगर कोई 5वें तरह की फ़िल्म देखनी है उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, और कोई 6ठे तरह की फ़िल्म देखनी है आपको तो उसके लिए फिर आपको स्पेशल सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और परमानेंट उसी चीज़ के लिए होगा। तो जब इतनी सारी चीज़ें हम खर्च कर रहे हैं तो हम आपसे उम्मीद तो कर ही सकते हैं नहीं, कम से कम आप अच्छी चीज़ बनाइए। करेक्ट। मतलब इस चीज़ पे तो मतलब अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था, एक बातचीत हो रही थी आमिर खान और जावेद साहब के बीच में। तो उन्होंने बहुत एक सही चीज़ बोली कि यार बिजनेस मॉड्यूल, कई चीज़ें हो सकती हैं क्रिएटिवली और ये सारी चीज़ें, लेकिन एक बिजनेस मॉडल उन्होंने कहा कि भाई एक चीज़ आप मुझे बता रहे हैं कि ये कप जो है ये मैं आपको बेचना चाहता हूँ, बहुत अच्छा कप है, हमने बहुत ही जिम्मेदारी से और बहुत ही बारीकी से इसे बनाया है, ये आप आइए और इसका 50 रुपये का टिकट है, ये हम आपको दिखाएंगे। मतलब कब से मेरा फिल्म से मतलब है कि हम आपको दिखाएंगे, आप आइए, और अगर आप नहीं आए तो हम ये कप आपके घर भेज देंगे, तो आप क्यों आएंगे? तो वो बिजनेस मॉड्यूल ही ऐसा है जिसमें बिल्कुल दिक्कत है। और मैं तो खुद ऑडियंस हूँ इस चीज़ को लेके कि हाँ यार, मतलब अगर इतना महंगा होगा फिल्म एक्सपीरियंस तो कैसे आप मतलब क्यों आप देखेंगे?
और क्यों आप जाएंगे? बल्कि मैं तो सिंगल स्क्रीन थे कि क्या है वो पूरा, मतलब मुझे तो ये नहीं समझ में आता था। हम पहले एक सिंगल स्क्रीन में जाते थे और देखते थे जब तक सिंगल थिएटर थे, यहाँ जुहू में भी था एक, बॉम्बे में। अब आप धीरे धीरे पता नहीं अब उनकी क्या जिम्मेदार, क्या मतलब उनकी लिमिटेशंस हैं, वो मेंटेन ही नहीं कर पा रहे। आपको साउंड नहीं समझ में आ रहा है। आप चाहते हो ये बड़ी फिल्म है, दंगल मुझे याद है हम देखने गए थे, आप चाहते हो कि आप ये फिल्में देखें, इसे एंजॉय करें, लेकिन आपको साउंड नहीं समझ में आ रहा है, पिक्चर भी ऐसी है, तो आपको मतलब वो एक्सपीरियंस ही नहीं आ रहा है। तो आप थक हार के फिर, अगर अच्छी फिल्म है और आपको देखना ही है तो आप फिर जाओगे मल्टीप्लेक्स में देखना। लेकिन हाँ, मल्टीप्लेक्स में मतलब बिल्कुल आप कह रहे हो कि हम जैसे लोग सोचते हैं कि जाएं ना जाएं, जब तक अभी ये हो गया है वो ना, ये ऑलरेडी हो रही थी चीज़ें कि हम इस बारे में, मैंने भी कितनी बार सुना है, लोग इसके बारे में चर्चा कर ही रहे थे कि भैया बहुत महंगा होता जा रहा है, कैसे आदमी अफोर्ड करेगा। बिल्कुल सही बात है ये। और उसके बाद ये कि फिर धीरे धीरे चीज़ें बदली, फिर पैंडेमिक हुआ, फिर आपके पास ऑप्शंस दूसरी होने लगी। अब क्या है, अब ये रील आ गई हैं। अब बेसिकली देखिए, मेरा तो ये मानना है कि आदमी के पास अब सिर्फ अच्छी फिल्म, और क्या है ना, दूसरी चीज़ें फिर ये भी होती हैं कि अब हमें एक, मुझे लगता है जैसा मैंने कहा कि कई चीज़ें होती हैं, एक चीज़ से दूसरी निकलती है, अभी 5-6 चीज़ें फ्लोट हो रही हैं कॉन्वर्सेशंस में लोगों के, और उस पर फिर लोग, मतलब उस पर फिर और आपका उसमें मीडिया हो या जे भी हो, उसको थोड़ा और वो करती हैं। अभी ये थोड़ा एक कूल हो गया है ये कॉन्वर्सेशन कि यार फिल्में नहीं चल रही हैं। फिल्में क्यों नहीं चल रही हैं? फिल्में पहले भी नहीं चल रही थी। फिल्में फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि दूसरे क्षेत्रों में या हॉलीवुड में हर जगह हर फिल्म चल रही है, लेकिन ठीक है, हाँ, मतलब इससे नकारा नहीं जा सकता, फिल्मों को चलने में थोड़ी दिक्कत है या हर फिल्म नहीं चल रही है, बट उसके ये सारे रीजंस हैं। दूसरा ये कि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। आम आदमी आज अपने फ़ोन पे, देखिए आपके पास आपकी एक सीमित भूख है कि आप इतना ही कंज्यूम कर सकते हैं। जब आम इंसान ऑलरेडी इतना कंज्यूम हो जाता है अलग अलग चीज़ों में, फिल्म लगे ना लगे, तो उसकी जितनी भी एपेटाइट थी अपने आप को एंटरटेन करने की, वो ऑलरेडी काफ़ी सेशिएट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है 60% 70% एक दिन में। अब उसके लिए पहले फिल्म देखना सिर्फ एक मात्र एंटरटेनमेंट का मोड था कि यार फिल्म है, अच्छी बुरी चले ना चले जो भी है, मेरा ये रूटीन है, मैं हफ्ते में 1 या 2 हफ्ते में एक फिल्म देखता ही हूँ। तो अच्छी होगी नहीं होगी कोई बात नहीं, मैंने देखा और बहुत अच्छी हुई तो मैंने बहुत उसकी तारीफ़ की, और नहीं भी हुई तो मैंने कहा ठीक है, और बहुत ही नहीं पसंद आई तब मैं बोलता था अरे यार मत देखो। लेकिन मेरे पास और कोई तरीका नहीं था कि मैं अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करूं एंटरटेनमेंट को लेकर। अब मेरे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। मतलब मेरे लिए आज शाम को 6 बजे फिल्म देखना, अगर मैं सुबह 11-12 बजे प्लान बना रहा हूँ, शाम को 7 बजे मैं प्लान करता हूँ आपके साथ कि हम दोनों जाएंगे फिल्म देखने, बमुश्किल हम लोग वहाँ पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे पता नहीं, क्योंकि 7 बजे तक हम ऑलरेडी कंज्यूम हो चुके होंगे कई चीज़ों में। अरे ये फलानी चीज़ें, हो सकता है कि तब तक हमारा कुछ दूसरा प्लान बन जाए। तो फिल्म चली, अच्छी बनी नहीं बनी, वो तो तब होगा, हम डिसाइड करेंगे जब हम जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आदमी को आज फिल्म थिएटर में ले जाना और फिल्में देखना ही बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि आप, और जिसमें कोई, अब ये सही और गलत वाली बात नहीं है, ये एक चीज़ है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि यार जब तक कोई फिल्म एक्साइट नहीं करती और उसका वर्ड ऑफ माउथ ऐसा नहीं होता है कि भाई चलें, तब तक आदमी उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं मार रहा है फिल्म देखने के लिए। छावा इतनी बड़ी हिट होने का, उसका अगर आप देखें तो वही है कि वो पहले उसकी, क्योंकि उसका ट्रेलर, जैसे मैं तो ये मानता हूँ कि आज भी ट्रेलर से फिल्म उठती है। आदमी आज भी, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जब पहले भी ऐसी होता था कि ट्रेलर से होती थी चीज़ें। ट्रेलर आपने देखा, ट्रेलर अगर आदमी को अच्छा लगा, अगर वो चटक गया और लगा कि अरे यार ये तो देखना चाहिए, बस वहीं से वो फिल्म खुलती है फिर। ये हर चीज़ में अप्लाई होता है। हाँ, आजकल मीडिया में भी आ गया, हालांकि ये मीडिया में नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो मीडिया में जब कोई ग्राउंड रिपोर्ट वगैरह की जाती है या कुछ ऐसा होता है, तो एक बड़ा प्रेशर होता है कि हुक नहीं है, हुक लेके आइए, तब जाके ये वीडियो चलेगी। संस्थान में जो ऊपर लोग बैठे रहते हैं उनके लिए भी वही चीज़ होता है। तो अब ये सारी चीज़ें ना कंटेंट का गेम हो गया है।
आपको वो लोगों के भीतर जब कुछ दिखा रहे हैं ना, तो एक बिजली दौड़ानी पड़ेगी। देखिए, दूसरी चीज़ मुझे ये मतलब ये सारी बातें हैं, और मूल तौर पे ये बात है कि आप अगर आप कहानी गाएंगे, एक बहुत ही लाइन है कि आप जितना लोकल होंगे उतना ही ग्लोबल होंगे, है ना। कि भैया आप जितना आपकी कहानियाँ अपनी होंगी, अपने कल्चर की हो, अपनी हो, रिलेटेबिलिटी फैक्टर जिसमें ज़्यादा हो, वो कहानी, और उसमें एक नयापन जो भी आप उसमें डालना चाहते हैं। और नयापन से मेरा ये मतलब नहीं है कि आज तक ना हुआ हो, सिर्फ नज़रिया नया हो। कहानी वही हो सकती है, दो दोस्त, वही पारिवारिक, आप एक्शन बना रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, हो सकता है कि इस तरीके की चीज़ें हमने पहले देखी हो, लेकिन अगर उसमें एक नया नज़रिया हो और वो कहानी ऐसी हो जिससे हम जुड़ सकते हैं, ऐसी चीज़ों को लोग आज भी पसंद कर रहे हैं। उसे आप फिक्स्ड बजट में बनाएं, जो भी होना चाहिए, क्योंकि कॉमर्स है ये एक मात्र एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें कॉमर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपकी कहानी रिलेटेबल है, जिससे आदमी कनेक्ट कर सकती है, आवाम कनेक्ट कर सकती है, उसमें आपने एक अपना नज़रिया भी डाल दिया डायरेक्टर का कि भाई ये एक बात है जो मैं इसको इस तरह से कह रहा हूँ, इस तरह से लेंसिंग मैंने इसकी रखी है। और उसके बाद अगर आपने उसका कॉमर्स करेक्ट कर रखा है तो उसको ऑडियंस मिलेगी, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, क्योंकि आपके स्टेक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके हाथ से निकले नहीं है। ये वैसी बात है कि भाई आप जो भी चीज़ बना रहे हैं, चाहे वो छोटा सा एक शूट हो या एक बड़ी फिल्म हो, जब वो चीज़ आपके कंट्रोल में रहती है तो यहाँ से निकला तो आप संभाल सकते हैं, यहाँ से निकला आप संभाल सकते हैं। अब वो आपका हाथ इतना है और वो चीज़ इतनी बड़ी है तो वो तो कहीं भी गिर जाएगी। तो आई थिंक फैलाने की आप कोशिश बहुत बड़ा कर रहे हैं, तो भी तो हाँ, तो इसलिए आप फैलाइए, आपको फैलाना है, लेकिन उसमें उसका एक मूल जो है वो होना चाहिए कि आपकी कॉमर्स करेक्ट है। और मैं कोई इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसा लर्नर्ड और एक्सपीरियंस इंसान नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है, आई थिंक बहुत सारे ऐसे अमूमन यही समझ है हम लोगों की भी, जो है ना परसेप्शन, वो यही है। खैर, आप कुछ कह रहे थे मनोज जी के बारे में, क्या कह रहे थे? पंकज जी के बारे में, सॉरी पंकज जी। क्या याद आ रहा था? आपने बीच में बोला था कि किस्सा बताता हूँ, फिर मैं ध्यान से उतर गया, अभी याद है। पंकज जी, हम आई थिंक वो एक्टर का क्राफ्ट और उसके हिसाब से आई थिंक बात हो रही थी कि पंकज जी के अच्छा, उनकी बात कर रहे हैं तो एक और मैं परसेप्शन आपको बताता हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि पंकज जी जिस तरीके का किरदार निभाए, उसी तरह के किरदार में उनको बांधने की कोशिश की जा रही है नई फिल्मों में भी। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? और कल ऐसे ही बातचीत में, ये सवाल नहीं था लेकिन गजराज राव साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये कौन लोग होते हैं जो ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम एक ही तरह का क्राफ्ट पे काम कर रहे हो, क्योंकि उनके लिए भी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि यदि आपको चाहिए कि मैं बदल के काम करूं, कहानियां ले आइए। तो ये जो आरोप लगते हैं या कंसर्न कह लीजिए लोगों का, व्यूअर है, आपसे मोहब्बत करता है तो पूछेगा ही पूछेगा, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसको और किसी भी बात को कोशिश करता हूँ कि सिर्फ एक पहलू से ना देखूं, तभी आप शायद उस बात के करीब पहुँच पाएंगे शायद। इसमें एक चीज़ तो ये है कि हमें आजकल कमेंट करने की एक बहुत आदत पड़ चुकी है और पड़ती जा रही है। जनरली सबको एक कमेंट, मेरा एक कमेंट तैयार है सामने वाले इंसान के लिए, वो क्या बात करता है, वो क्या करता है। वो ये बात करेक्ट है कि वो एक पब्लिक डोमेन में जब आप होते हैं जितना ज़्यादा, वो आपके लिए भी हो सकता है कि जो लोग पब्लिक डोमेन में हैं, चाहे वो एक्टर हों, एक्टर सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए उनके बारे में कमेंट करना हम अपना हक समझते हैं और ज़रूरत भी। बट उसमें मुझे लगता है कि फिर वो थोड़ी कभी कभार वो, मतलब अगर आप उसकी सारी चीज़ों, किसी फिल्म हो, कोई कहानी हो, कोई इंसान हो जिसके बारे में आप कमेंट करें, सरकार हो, कोई काम हो, कोई जर्नलिस्ट हो, किसी चीज़ के बारे में भी अगर आप कमेंट करें, तो मुझे लगता है एक आदमी को थोड़ा अगर एनालिसिस करके कमेंट करें तो फिर वो एक टिप्पणी या एक प्रोग्रेसिव डिस्कशन की ओर बढ़ सकता है। लेकिन अगर वो यूं ही एक कमेंट है कि यार आप कुछ अलग काम नहीं करते, ये एक्टर है, ये सेम ही रोल करता है, भाई
मतलब आप पता है क्या कह रहे हैं, ये इंटरडिपेंडेंट चीज़ है। वो सेम करता है इसीलिए आप उसे पसंद करते हैं, पहली बात। अगर वो अलग करने लगते हैं, वो हर कहानी में, मान लीजिए एक अभिनेता है, उसने एक बार कुछ और किया, दूसरी बार कुछ और किया, तीसरी बार कुछ और किया, चौथी बार कुछ और किया, तो आप उसे कैसे एनालाइज करेंगे कि ये उसकी कौन सी चीज़ आपको पसंद आई, कौन सी चीज़ नहीं पसंद आई? आप कोई थीसिस तो कर नहीं रहे हैं कि अच्छा ये बहुत कमाल था। वो क्योंकि लगातार थोड़े समय तक कोई एक चीज़ जो उसकी अच्छी है वो बार बार करता रहा, इसीलिए वो आपके दिमाग में घर कर गई। आपको उसकी वही, आप उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली वो बार बार करता है, वो हर बार आपको अपने किरदार से कनेक्ट करवाता है। उसकी एक सहजता है। पंकज जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, उनकी एक सहजता है, जिस सहजता से वो काम करते हैं, वो इंसान भी बहुत सहज है। उनका एक दृष्टिकोण है, वो एक किरदार को जिस तरह से बोलते हैं, बात करते हैं, जो उनका ठहराव है, वो सारी चीज़ें वो बार बार अपने किरदारों में लाते हैं, इसीलिए आपको वो पसंद है। अब अगर वो ये नहीं लाएंगे तो वो आपको पसंद शायद नहीं आएंगे। तो जो वो बार बार कर रहे हैं ना, वो ही आपका रीज़न है उनको पसंद करने का। लेकिन ये चीज़ हम इस गहराई से देखते नहीं हैं। बाकी बात ये है कि वो एक चीज़ सही है जो कि आई थिंक उनको भी, क्योंकि मैं उनको करीब से जानता हूँ और कई बार इस बारे में बात भी हुई है, तो उनको ये लगता तो है ही कि भाई वो थोड़ा कुछ अलग करना है, या मैं वो लगातार कुछ चीज़ें की वो सेम ही हो रही हैं, मैं इस बार कुछ अलग करूँगा, सोच रहा हूँ। आदमी सोचता है, लेकिन फिर वो कुछ दायरे होते हैं, चाहे वो कहानी, आदमी फिर क्या है, जैसे वो ई-कॉमर्स की चीज़ है, तो प्रोड्यूसर आपको कहेगा, आप कहेंगे भाई मैं इस बार थोड़ा नहीं वही करिए ना, ऐसा रखिए ना, क्योंकि अब आपको जो आप करते हैं, लोग आपको उसके पैसे देने लगे हैं और वो आपसे वही करवाना चाहते हैं जो उनको लगता है कि लोगों को पसंद आएगा। तो ये एक ऐसी चेन है कि इसमें आप, मतलब एक तरीके से आपके पास, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल एक्टर हैं, तो आप चाहते हुए भी कि कुछ अलग करूं, आप वो नहीं करेंगे, क्योंकि सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं आपको आपकी काम के, आपकी कला के पैसे भी दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप वो करें, आप एक सीमित दायरे में जो करना चाहते हैं करें, कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन मोटा मोटा वो सेम ही रहे, क्योंकि जब मैं पैसे दे रहा हूँ आपको और पैसे लगा रहा हूँ, तो यही चीज़ है जो ऑडियंस चाहती है। आपकी कास्टिंग उस बिना पे होती है कि यार ये एक्टर इंटेंस रोल में बहुत बढ़िया है, इनको ये रोल दिया जाता है, तो आपको थोड़े समय के लिए चीज़ें जो आप अच्छा करते हैं वो करना चाहिए, और अपने सीमित दायरे में अगर आप अलग चीज़ें करना चाहते हैं तो करें। लेकिन उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कितना कोई अलग कर पाएगा, कर लेगा। और मतलब पंकज जी को तो मैं कहूँगा कि बल्कि उनके बारे में तो ये कहा जा सकता है कि उनकी कुछ 3-4 फिल्में अगर मैं बोलूँ तो उसमें ही वो अलग है। मिर्ज़ापुर, कालीन भैया, आप उन्हें मिमी में देखिए, आप उन्हें स्त्री में देखिए, आप उन्हें मसान में देखिए, मतलब आप उन्हें न्यूटन में देखिए। तो ये तो 5 चीज़ों में अगर सामने सामने हम बैठे तो एकदम अलग हैं वो। लेकिन आई थिंक वो हमें भी मज़ा आता है ना कि इसकी भाई, अरे वो ये थोड़ा ऐसा है, तो ये एक सेल्फ इम्पोर्टेंस वाली भी बात होती है, लेकिन उसमें कई सारे पहलू हैं। ऐसा कोई आपको मिला खुद के लिए कोई बंदा? हाँ, मतलब कि ये गंभीर रोल में बहुत बढ़िया है यार वो इंटेंस, तो गंभीर और इंटेंस और उस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आई थिंक अभी तक थोड़ा वो भी रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एकदम ही अलग तरीके से आपके सामने कुछ लाते हैं कि उसमें, और एक चीज़ मैं अभी शुरू करूँगा अगले महीने शूट करना, तो उसमें थोड़ी इंटेंसिटी है लेकिन उसमें ह्यूमर भी बहुत है, तो और थोड़ा फ्लैम्बॉयंट टाइप उस तरीके का भी एक उसमें क्या कहते हैं लेवल है, और एक तो आप कॉमेडी करते हुए भी दिखाई देंगे। हाँ जी, हाँ, कॉमेडी उसमें है, ह्यूमर भी है, इंटेंस उसकी लेयर है, लेकिन वो ह्यूमरस आदमी भी है, तो वो भी होता है। बट इट डिपेंड्स ऑन, मतलब वही है कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, तो आदमी आपको कैसे देख रहा है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जरूरी तो है। दर्शक पंकज जी का जब हम लोग शूट करते, पंकज जी के साथ ना क्या है, जैसे मैं मानता था कि पंकज जी को मैं अभी, मतलब हम लोग एक ज़माने में अपना नेबर्स भी थे, तो काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बीता। जब आप उनके साथ परफॉर्म कर रहे हो। अच्छा, वो यहीं रह रहे थे? हाँ, जिस घर में मैं आया था। नहीं, मैं पहले मड में रहता था। अच्छा। तो वो वहाँ रहते हैं, मड में रहते हैं, तो रह जाके उसमें, तो तब हम लोग मुलाकात करते थे और फिर
मिर्ज़ापुर के दौरान मुलाकात होती थी। सीन में वो मतलब होता है ना कि वो इतना सहज और ठहराव है उनके अंदर कि वो एक मोमेंट को 5 मिनट होल्ड कर सकते हैं बिना हिले। मतलब वो अपने उस मोमेंट में इतना ठहराव और इतने स्टेबल रहते हैं कि अगर आप अपने किरदार से और उस मोमेंट से जुड़े नहीं हैं अच्छे से तो आपको वो अनसेटल कर सकता है। वो इतना साइलेंट होता है। तो हम लोग सीन में बस मुझे नहीं याद कि हम मिलते थे या उनकी तरफ से ऐसी कोई बात होती थी या मैं भी कहता था कि चलिए लाइनें करें, रिहर्सल करें, शायद की हो कभी, लेकिन ऐसी कोई बात हो रही होगी, खाने की बात हो रही होगी या तो उस जगह की बात हो रही होगी। उनको ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है कि यहाँ पे ये पहाड़ हैं, यहाँ पे मिट्टी में ये होता है, वहाँ पे वो होता है। तो ये सारी बातें लाइफ से, क्योंकि वो आदमी बहुत कनेक्टेड देहात जो है वो बसा हुआ है, गोपालगंज निकला नहीं है। और देश के जितने भी गांव शहर हैं जहाँ जहाँ घूम सकते हैं वो सारी चीज़ें हैं। मैं खुद वहीं से आता हूँ, गोपालगंज हम लोग बनारस में शूट कर रहे थे तो 2 दिन की छुट्टी थी तो वो चले गए थे गोपालगंज। तो गोपालगंज गए तो वहाँ से क्या लाएं तुम्हारे लिए, मैंने कहा जो आप लाएं वहाँ का कुछ ऐसा लाइए जो वहीं का हो। तो उनका कोई है जानने वाला जो वहाँ पे बुनता है कपड़े का कुछ, तो वो गमछा लेके आए थे एक सफ़ेद। वो अभी भी है मेरे पास। और एक मिठाई वहाँ पे शायद बालूशाही टाइप कुछ वहाँ पे पुड़किया बोलते हैं। हाँ ऐसा कुछ, अंदर से एकदम खोआ हुआ होगा और रस में लिपटी हुई होगी, पुड़किया कहते हैं उसको। हमारे यहाँ एक थामे जगह है, वो मंदिर है बहुत पुराने समय से, तो काफ़ी आस्थाएं जुड़ी हैं लोगों की। तो वहाँ पे शायद उसका कभी ना कभी उत्सर्जन हुआ होगा, वो बहुत फेमस है। तो जो उस इलाके के आसपास के लोग हैं उनको पता है कि वो है। लेकिन बनारस में भी मिलता है बट नहीं वो वहाँ से लाए थे। मेरे पास फोटो भी है उसकी। ठीक है, तो कैसा लगा आपको हमारा इंटरव्यू? बढ़िया। इंटरव्यू क्या मतलब, मुझे तो लगा बोलते हम तो बातचीत ही हुई है। हाँ बातचीत ही हुई है और भी मतलब ऐसा लगा काफ़ी कुछ बोल ही दिया है। ये भी रिकॉर्ड ही हो रहा है लेकिन हाँ चलता ही और भी कई चीज़ों पे बात कर सकते थे। लेकिन हाँ मतलब इंटरव्यू टाइप तो कुछ लगा ही नहीं। कॉफ़ी भी पी ली बीच में, है ना, इधर उधर समझ में भी आ गया, बातें भी हो गई। इंटरव्यू टाइप फील आया नहीं। इंटरव्यू टाइप फील आना भी नहीं चाहिए, बातचीत वाली फील थी। तो वो रहता है तो सही भी रहता है। हालांकि लगभग 1.5 घंटा ऑन रिकॉर्ड हो गया है। ऑन रिकॉर्ड? हाँ जी। तो एक दो चीज़ें वही होता है, कमाल बात यही है एक्चुअली। 1-2 चीज़ें जो स्टार्टिंग में लगी थी कि इस बारे में बात होगी जो इंटरेस्टिंग हो सकता था, वो छोड़ के हम कहीं और चले गए। एक अपने मतलब मिर्ज़ापुर की बात की थी, तो मिर्ज़ापुर से रिलेटेड कि कैसे मिला, वो अपॉर्चुनिटी वाली बात होती है ना कि मतलब जैसा मेरा डेस्टिनी और टाइमिंग में बहुत मानना है कि कोई चीज़ टाइम होता है तो वो यूं ही हो जाती है। मतलब उसका एक बहुत ही कमाल का किस्सा है कि कई साल पहले, मिर्ज़ापुर से 4-5-6 साल पहले, हम जंगल में एक फ़िल्म का शूट कर रहे थे जिसमें मैं था और एक उस फिल्म में जो फिल्म का शूट था उसमें एक स्टार थे। तो क्योंकि हम जंगल में थे और बेस से थोड़ा दूर थे, वैन्स वगैरह पार्क थी, तो शॉट ख़त्म होता था, दोनों गाड़ी के अंदर बैठे थे, तो गाड़ी में से शॉट ख़त्म होता था तो बाहर निकल के वहीं पे रुक जाते थे क्योंकि वो स्टार थे और उन्हें लोग जानते हैं, तो उनकी अपनी ही गाड़ी वहाँ पार्क थी और उसमें जाके वो बैठ जाते थे। तो ऐसे ही 2-3 शॉट हुए, तो दूसरे या तीसरे टेक में शॉट में जब हम बाहर आके मैं बैठा था, डायरेक्टर और सारी यूनिट बैठी थी, तो उनके असिस्टेंट आए, उन्होंने बोला सर आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा सर बुला रहे हैं मुझे? कह रहे हाँ वो। मैंने कहा अच्छा कुछ होगी बात। तो मैं गया तो उन्होंने ऐसे ही गाड़ी में इशारा किया अंदर बैठे हुए कि आइए। तो मैं अब आलीशान बड़ी गाड़ी, AC फुल ऑन, और जाके ऐसा बैठ गया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये आदमी इतना बड़ा आदमी है, स्टार है, और मतलब बहुत ही दूसरी भी चीज़ें उन्होंने की है, डायरेक्टर भी रह चुके हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, अब ये बैठे हैं, अब क्या बात करें। तो खैर फिर थोड़ी बहुत जो भी है कैसे हैं, थैंक यू, ये वो बात हुई। फिर उन्होंने बात शुरू की कि भाई क्या कर रहे हैं आजकल और क्या वो सारी चीज़ें हैं, और तब पता चला कुछ और भी उन्होंने बातें की कि ये आदमी सोशली और सिविक सेंस बहुत अच्छी हैं इनकी। मतलब कुछ बात कर रहे थे कि उस ज़माने में कि भाई लोग आजकल देख रहा हूँ कि ट्रैफिक पे, सिग्नल पे रुकते नहीं हैं, इम्पेशेंट होके तुरंत निकल जाते हैं। तो कहते हैं मैं तो सोच रहा हूँ गाड़ी पे लगा दूँ कि यू कॉल्ड मी ओल्ड फैशन्ड बट आई स्टॉप एट रेड सिग्नल्स। तो मैंने कहा हाँ ये सारी चीज़ें। तो फिर ऐसे वो क्या कर रहे हो, कैसे, किन किन लोग? तो मैंने कहा यार मैं ये कर रहा हूँ और मेरा कुछ लोगों के साथ काम करने का बड़ा मन है,
जब आप नए नए होते हो तो मैंने कुछ नाम लिए और प्रोडक्शन हाउसेस के कुछ नाम लिए कि हाँ मतलब बायर है, धर्मा है, एक्सेल है। तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि हाँ गुड, यू विल वर्क विद देम, मेरी शुभकामनाएं हैं और यू नो सून यू विल वर्क विद पीपल हु यू वांट टू वर्क विद। और उसके बाद फिर टाइम हो गया, कट टू ये हो गया और फिर वो चीज़ खत्म हो गई, फिल्म आई, बात खत्म हो गई। अब उस आदमी का नाम बता के जाइए ना। कट टू 4 साल बाद हम मिर्ज़ापुर करते हैं, उस प्रोडक्शन हाउस के साथ आप काम करते हो, एक्सेल मूवीज़, जिन्होंने वो प्रोड्यूस किया। उस आदमी का नाम फरहान अख्तर। तो कैसे चीज़ें होती हैं कि जब काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हो ना उनसे। हाँ मतलब क्योंकि मुझे वो इंसान कई चीज़ों का मेल लगता है उनमें, कि वो काम अच्छा जानते हैं, प्रोफेशनल हैं, राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग की सब चीज़ें, प्लस एज अ पर्सन ऑल्सो ही इज़ वेरी हम्बल एंड वेरी, काफ़ी चीज़ें सही हैं उनके व्यक्तित्व में। और वही चीज़ आई थिंक मुझे लगता है किसी भी इंसान में, उनमें हो, पंकज जी में हो, आप में हो, इंसान से मुझे तभी कनेक्ट करती है जब कोई ऐसी चीज़ लगती है कि अरे यार ये तो एकदम दिल में छू गई जैसी कोई बात। तो ये मज़ेदार। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप मुझे सिनेमा कैफ़े पर देख रहे थे। और कैसा आपको लगा इंटरव्यू, आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करिएगा ताकि हम लोग उसे पढ़ सकें और आगे सुधार करने की आवश्यकता हो तो सुधार की जा सके, और अगर इसी पे चलना हो तो इसी पे चलें, है ना। तो धन्यवाद।